हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 2 का एपिसोड सेकंड और मैंने एपिसोड 1 पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने पहले वो नहीं देखा तो आप पहले ही वो देख लीजिए। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपना एपिसोड सेकंड। और इसके स्टार्ट में हमें दिखाते हैं सनशाइन बिल्डिंग, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं कि सैद के सामने अकीरा, बॉब और जैक खड़े होते हैं। और सैद उन्हीं के सामने खड़ा होता है। वो देखता है कि बॉब के हाथ में स्टिक होती है और वो भी एकदम खड़ा होता है, और जैक भी अपने हाथ में वेपन लेके तैयार होता है। और इन दोनों के बीच में अकीरा भी बैठी होती है। वो अपने वेपन के साथ तैयार होती है फाइट करने के लिए। वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और इन सबको देख के सैद भी एकदम एक्साइटेड हो रहा होता है। फिर वो एकदम बोलता है हंसते हुए, चलो शुरू करते हैं। लेकिन अकीरा, बॉब और जैक में से कोई भी मूव नहीं करता। वो देख रहे होते हैं कि पहले कौन अटैक करेगा, सैद या वो। और अपना सैद भी यही सोच के वहां पे खड़ा होता है, वो भी अटैक नहीं करता। लेकिन फिर हमें दिखाते हैं कि अकीरा अपने हाथ को पीछे करती है और अपने हिडन वेपन को निकालती है और वो सैद की तरफ शूट कर देती है। और वो वेपन सीधे सैद की तरफ जा रहे होते हैं। इतने में पीछे से बॉब और जैक भी अटैक करने के लिए जाते हैं सैद की तरफ। लेकिन अपना सैद सीधा वहीं पे खड़ा होता है, वो इनका इंतजार कर रहा होता है। और वेपन सैद के बहुत ज्यादा पास में आ गए होते हैं, लेकिन अपना सैद उसे लास्ट टाइम पे अवॉइड कर लेता है। लेकिन जस्ट इसी के बाद ही बॉब सीधा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सैद नीचे झुक के उससे बच जाता है लास्ट टाइम पे। और फिर वो अपने पैर को गोल घुमाता है, जिसकी वजह से बॉब हवा में उड़ जाता है और वो उसी समय पे जैक के अटैक से भी बच जाता है। और फिर सैद यहीं पे नहीं रुकता, वो अपनी बॉडी को मूव करता है और सीधा तैयार होता है जैक को पंच मारने के लिए। और उधर से अकीरा भी भगती हुई आ रही होती है उस पर अटैक करने के लिए। और फिर सैद सीधा पंच मार देता है जैक को, जो उसे बहुत बुरी तरीके से लगा होता है। और अकीरा भी जंप कर देती है सैद को मारने के लिए, लेकिन सैद लास्ट टाइम पे उससे बच जाता है पीछे हटके। और ये तीनों के तीनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या ये हमारे अटैक से ऐसे कैसे बच रहा है। फिर वो तीनों के तीनों एकदम टीम करते हैं और सीधा उसकी तरफ तीनों डायरेक्शन से अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। और शायद भी एकदम एक्साइटेड होता है ये सब देखते हुए और बोल रहा होता है हाँ ठीक है ठीक है। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि शायद अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और उसके पीछे बॉब और जैक भी डले होते हैं। उनकी आत्मा निकल रही होती है, बहुत ज्यादा थक गए होते हैं वो। उसके बाद शायद बोलता है अकीरा से, क्या सब कुछ तैयार है? और अकीरा बोलती है हाँ, मैंने सभी कॉम्पिटिटर्स को जमा कर लिया है और उन्हें इनविटेशन भी भेज दिया है। और अपने साथ कुछ नहीं बोलता, एकदम कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं फ्रांस, जहाँ पे ये बहुत अच्छा घर बना हुआ होता है, जिसके अंदर ये दो लोग फाइट कर रहे होते हैं शॉर्ट से। और भाइयों मैं बता दूं, ये शॉर्ट फाइटिंग का एक स्टाइल होता है, जैसे कैंडो बाकी सब होते हैं वैसे ही ये है। और इसे हम फेंसिंग बोलते हैं, जिसमें तलवार बहुत ज्यादा पतली होती है और इसे हम फेंसिंग बोलते हैं। और फिर ये एक बंदा दूसरे पे अटैक करता है, लेकिन वो दूसरा उसे ब्लॉक कर लेता है। और जिस बंदे पे अटैक हुआ होता है वो अपनी शॉट को आगे की तरफ ले जाता है उसकी तरफ, और सीधा उसकी चेस्ट में स्टैब कर देता है, जिसकी वजह से उसका हेड गार्ड अलग जाके गिरता है और वो बंदा भी खुद जाके जमीन पे गिर जाता है। उसके बाद वो बोलता है ओहो, मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकता। और जो बंदा जीता होता है वो अपने हेड गार्ड को उतारता है और वो बोलता है कि अगर ये स्वॉर्ड होती तो तुम्हारा दिल अभी दो हिस्सों में बट गया होता है। और हमें दिखाते हैं इसका नाम होता है पेरे स्टीफन। तो भाई मैं इसे स्टीफन ही बोलूंगा। उसके बाद ये आदमी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगर तुमने इस साल के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम हमारे लिए गोल्ड मेडल जरूर लाओगे। लेकिन स्टीफन बोलता है कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं कोई गेट खुलता है और ये दोनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं, क्या अब क्या हुआ। हमें दिखाते हैं ये इन्हीं का एक आदमी होता है जो इन्हें ग्रीट करता है। उसके बाद स्टीफन उसकी तरफ देख रहा होता है और फिर वो आदमी कुछ बोलता है स्टीफन से। उसके बाद वो स्टीफन को लाके एक लेटर देता है और स्टीफन सोच रहा होता है क्या ये क्या है। उसके बाद हमें दिखाते हैं ये वही इनविटेशन होता है जो कीरा बात कर रही होती है, और स्टीफन उसे ही देख रहा होता है और फिर वो स्माइल करता है और एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाता है अमेरिका, जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी होती है, जहाँ पे किसी ने इस बंदे को किक मारी होती है। और ये और कोई नहीं होता, ये अपना ब्रॉक होता है जो अपनी फाइट कर रहा होता है इस बंदे के साथ। और उसके बाद वो और ताकत लगाता है और सीधा उसे जमीन में पटक देता है अपनी किक से, और ब्रॉक उसी आदमी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक के पीछे उसके टीचर खड़े होते हैं और वो अपने देखते हैं क्या फोन किस आ रहा है। उसके बाद वो उठाते हैं फोन और बोलते हैं हेलो, और उसे फोन पे कोई कुछ बोलता है। वो सोच रहे होते हैं क्या। उसके बाद वो बोलते हैं ब्रॉक, और ब्रॉक उन्हीं की तरफ देख रहा होता है और सोचता है क्या अब क्या हुआ। उसके बाद टीचर बोलते हैं ब्रॉक से कि बॉस ने बोला है कि तुम वापस आ जाओ, और ब्रॉक उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोलता। और फिर हमें दिखाते हैं जापान, जहाँ पे पहाड़ों के बीच में एक घर होता है जिसके बाहर काइल खड़ा होता है और वो सामने की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं सर, ऑस्कर। और उसके सामने एक आदमी बैठा होता है और इसका नाम ऑस्कर है, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं अगले दिन स्कूल के अंदर सभी बच्चे आ रहे होते हैं और वहाँ पे एक कार भी आ रही होती है। फिर हमें दो बच्चे दिखाते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और वो कार इन्हीं के पीछे आ रही होती है, फिर वो एकदम हॉर्न बजाती है और ये दोनों बच्चे एकदम डर जाते हैं उसकी वजह से। और ये काले बाल वाला लड़का बोल रहा होता है कि आखिर ये है कौन कमीना, इसकी हिम्मत कैसे हुई स्कूल के अंदर आने की। और फिर वो कार आगे जाके रुकती है और उसमें से कोई निकल रहा होता है, और जैसे देखने के बाद ये सभी बच्चे एकदम डर जाते हैं और बोलते हैं क्या सैत गैंग। और उस कार में से और कोई नहीं आता, वो अपना सैत होता है और उसके साथ में अकीरा भी होती है। वो अपनी कार के पास खड़ा होता है, लेकिन हमें दिखाते हैं कोई उसकी कार के पास आ रहा होता है और एकदम आवाज देता है सैत, और सैत उसी की तरफ देख रहा होता है क्या अब कौन है। और हमें दिखाते हैं जिन होता है, वो बोलता है क्या हम बात कर सकते हैं, और जिन भी उसे ही देख रहा होता है, अपना सैत भी उसे ही घूर रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं वो सब लोग जो वहां पे देख रहे होते हैं जिन और सैत को, वो एरा होते हैं, जेम्स होते हैं, विक्टर होता है वही मोटा लड़का होता है,
और इनमें से ब्रॉक का भाई बॉब और अकीरा और सैद के अंकल भी इन सबको देख रहे होते हैं कि ये अब क्या करेंगे। और फिर हमें दिखाते हैं सैद के पीछे विंडो में से कोई उसे देख रहा होता है और ये और कोई नहीं होती, ये अपनी सोफी होती है। उसके बाद अकीरा चिल्ला के बोलती है जिन से कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो जिन, और अपना सैद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो सैद की तरफ देखती है और एकदम शॉक होती है। उसके बाद वो बोलती है सैद से कि ये वो है, और सैद ये सब बातें सुनने के बाद अकीरा की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो जिन की तरफ देखता है और वो बोलता है क्या सच में, और जिन भी उसे ही देख रहा होता है और सैद भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बहुत सारे बच्चे आ गए होते हैं उसके आसपास और वो नहीं देख रहे होते हैं। उसके बाद सैद बोलता है अच्छा तुम मेरी मॉम का स्टूडेंट यानी तुम वही हो, और जिन बोलता है सैद से कि उन्होंने मुझसे बोला है कि मैं तुम्हें बता दूं घर वापस आने के लिए, और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है और सोचता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जिन बोलता है सैद से कि ठीक है मेरी टीचर की बात मानो और अब घर जाओ वापस। उसके बाद वो वहां से जा रहा होता है लेकिन सैद उसे पीछे से बोलता है हे, और वो वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो एकदम देख रहा होता है सैद की तरफ, और सैद बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई लाइन क्रॉस करने की मेरे साथ, लेकिन अकीरा उसे रोकते हुए बोलती है बॉस आप रुक जाइए, और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है क्या अब क्या हुआ। उसके बाद अकीरा बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। फिर सैद रियलाइज करता है कि वो स्कूल के बीच में खड़ा है और उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। फिर वो अपने लेफ्ट देखता है और अपने राइट देखता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। फिर सैद बोलता है कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले कि मैं घर जाऊँ या नहीं जाऊँ। उसके बाद जिन बोलता है सैद से कि मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था अपने मास्टर की वजह से, पर मुझे लगता है कि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है, और सैद एकदम गुस्से से बोलता है क्या क्या बोल रहा है तू मुझसे। उसके बाद जिन बोलता है सैद से कि मुझे लगता है मुझे तुम्हें लेसन सिखाना ही पड़ेगा अपनी टीचर की वजह से ताकि तुम उनकी बात मानो, और सैद भी गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं कोई चिल्ला के बोलता है सैद, और ये दोनों सोच रहे होते हैं क्या अब कौन आया है, और हमें दिखाते हैं ये और कोई नहीं होती सोफी होती है जो एकदम भगते हुए आती है, बहुत जोर से सांस ले रही होती है। और अपना सैद सोफी की तरफ ही देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रही है यहाँ पे, और उसे देखने के बाद वो एकदम इमोशनल हो जाता है और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। जिन एकदम बोल देता है सैद, और सैद अपना बाहर आ जाता है। फिर वो साइड में देखता है क्या अब क्या बोल रहा है ये। फिर जिन बोलता है कि मैंने सुना है स्कूल के अंदर फाइट करने के लिए कुछ रूल्स हैं और उसके लिए तुम्हें परमिशन चाहिए, और शायद जिन की सारी बातें सुनना होता है। उसके बाद जिन बोलता है तो क्यों ना हम वहाँ पे मिलें, और शायद उसकी बातें सुनना होता है। फिर वो एकदम हंसते हुए बोलता है मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा मजेदार हो, चलो हम यही करते हैं, और जिन भी एकदम सीरियस होते हुए उसे देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास 3-8 अपनी सेहत की क्लास जिसके अंदर वो बैठा होता है, उसकी बगल में अकीरा भी बैठी होती है। बाकी सब बच्चे एकदम रो रहे होते हैं उसे देख के, और अकीरा भी कुछ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होती जो आज सुबह हुआ होता है उसकी वजह से। फिर शायद बोलता है अकीरा से कि वो कौन था वो क्या करता है, और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है। उसके पीछे हमें दिखाते हैं एक लड़का आता है क्लास के अंदर, वो एकदम डर जाता है क्या सैद, फिर वो एकदम चुपके से जा रहा होता है साइड से, और अकीरा कुछ सोच रही होती है और वो याद करती है कि जब सैद की मम्मी उसे पहाड़ पे ले गई थी अपने साथ। फिर वो अपने मास्टर के घर के अंदर जाती हैं जहाँ पे उनके मास्टर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और वो उन्हें ग्रीट करती हैं। वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं, और उसी समय अकीरा बाहर खड़ी होती है और उसके पास जिन आके खड़ा हो जाता है, वो उसी की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद सैद की मम बाहर आती हैं, वो अकीरा की तरफ देखती हैं और वो अपने मास्टर को ग्रीट करती हैं, और वो अकीरा की तरफ देख रही होती हैं, और वो अकीरा से बोलती हैं कि यहाँ पे रुको और अपने पास्ट को सुधारो, और अकीरा एकदम उदास होते हुए बोलती है हाँ ठीक है। और फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, यहाँ पे अकीरा बोलती है सैद से कि मैं जिनसे 2 साल पहले मिली थी, और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद अकीरा बोलती है पर फिर भी उस समय वो आप और मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर था, और शायद एकदम शॉक होते हुए उसकी तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद हमें दिखाते हैं अकीरा का पास जहाँ पे वो जंगल में होती है, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ होते हैं और जिन भी कहीं खड़ा होता है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, और फिर जिन पेड़ में किक मारता है बहुत जोर से, और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है क्या ये क्या कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जिनने जहाँ पे किक मारी होती है वहाँ का पेड़ का हिस्सा एकदम टूट गया होता है और जिन एकदम सीरियस होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास 1-5 जो अपने जिन की क्लास होती है, और उसके अंदर एरा जिन के पास आती है और वो बोलती है क्या ये सच है, क्या तुम सैद गैंग से फाइट करने वाले हो, और जिन कुछ नहीं बोलता वहीं बैठा होता है। उसके बाद एरा अपने साइड में दिखती है, यहाँ पे सभी बच्चे भाग रहे होते हैं और वो कुछ बात कर रहे होते हैं, और फिर एरा जिन से दोबारा पूछती है क्या जो मैंने सुना है क्या वो सच है, मुझे सच सच बताओ। उसके बाद हमें दिखाते हैं योंगजिन हाई स्कूल के बाहर 2 लोग आ रहे होते हैं, और ये ब्रॉक और उसके टीचर होते हैं जो साथ में आ रहे होते हैं, और इन दोनों को स्कूल के अंदर से बाकी सब बच्चे देख रहे होते हैं। बोलते हैं क्या सच में ये ब्रॉक जाएगा, ओ डैम। और फिर टीचर बोलते हैं ब्रॉक से कि हमें प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, लेकिन ब्रॉक उन्हें मना कर देता है और वो दूसरी साइड जा रहा होता है। उसके बाद वो टीचर से बोलता है कि मैं अपने आप को थोड़ा लूज करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ, और टीचर फिर उसे कुछ नहीं बोलते। और उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक यंगजिन हाई स्कूल के बॉक्सिंग जिम में आ जाता है जहाँ पे वो सामने की तरफ जा रहा होता है रिंग के पास, और फिर वो अपनी जैकेट उतारता है और अपनी स्लीव्स को भी ऊपर कर लेता है। फिर वो बॉक्सिंग बैग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पंच को एकदम तैयार करता है और सीधा एक पंच मारता है बॉक्सिंग बैग में,
और वो बहुत तेजी से लगा होता है उसमें। और फिर वो यहीं पे नहीं रुका, वो बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है बॉक्सिंग बैग में। और उसके बाद में दिखाते हैं बॉक्सिंग जिम के अंदर विक्टर भी आ जाता है और वो देखता है क्या इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, कौन प्रैक्टिस कर रहा है इसके अंदर। फिर वो जाके देखता है सामने, तो वहाँ पे ब्रॉक प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो पंचेस मार रहा होता है बैग में, वो हवा में उड़ रहा होता है बैग बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद वो बोलता है विक्टर, अच्छा तो तुम यहाँ पे आ ही गए। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा तो कुछ नया हुआ है स्कूल के अंदर या सब कुछ वैसे ही है पहले जैसा। लेकिन विक्टर बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसे ही है। और फिर विक्टर बोलता है ब्रॉक से कि ब्रॉक मैंने सुना है कि तुमने अपने अपोनेंट का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है इस बार। लेकिन ब्रॉक बोलता है पर फिर भी वो बहुत ज्यादा बोरिंग है। और विक्टर बोलता है हाँ सच है तुम्हारे लिए तो। और फिर ब्रॉक बोलता है क्या हुआ, क्या तुम टाइटल बॉक्सिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। और विक्टर बोलता है कि एशिया लीग तो टीवी पे ब्रॉडकास्ट भी नहीं होती। और ब्रॉक उसी की बात सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ एक प्रैक्टिस मैच कर लो, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन विक्टर एकदम हंसते हुए बोलता है क्या तुम पागल हो, मुझे मरना नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ मैच करूँ। और ब्रॉक भी विक्टर की तरफ देख रहा होता है, विक्टर भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद वो एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ ठीक है ठीक है। और फिर विक्टर बोलता है ओ हाँ वैसे मैंने सुना है कि शायद वापस आ गया है। और ब्रॉक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसी को मिलने के लिए आया हूँ। और फिर विक्टर पूछता है ब्रॉक से क्या तुम अभी भी फाइट करते हो उससे। लेकिन इसके आंसर में ब्रॉक कुछ नहीं बोलता उससे। उसका विक्टर बोलता है ब्रॉक से तुमने अभी भी उसे नहीं हराया, क्या तुमने उसे हरा दिया है। लेकिन ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है और वो कुछ नहीं बोलता। और फिर विक्टर बोलता है ब्रॉक से कि मैंने सोचा था कि तुमने उसे हरा दिया होगा, आखिरकार तुम एक मॉन्स्टर हो। और फिर ब्रॉक बोलता है सेथ। और फिर ब्रॉक कुछ सोच रहा होता है, यहाँ पे अकीरा बॉब और टीचर खड़े होते हैं और सेथ और ब्रॉक दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और ये वहीं की बात होती है जहाँ पे जापान जाने से पहले सेथ आया होता है ब्रॉक से फाइट करने के लिए, जहाँ पे ब्रॉक एक पंच मारता है सेथ को लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है एकदम। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर सेथ एकदम हंस रहा होता है उसे देख के। और ब्रॉक एक के बाद एक अटैक कर रहा होता है उस पे, लेकिन वो सभी को डॉज कर रहा होता है लाइन वाइज। फिर वो जाके एकदम दीवार से टकरा जाता है, सोचता है क्या ये कब आ गई। और फिर ब्रॉक अपने पैर को आगे करता है और सीधा एक पंच मारता है उसकी तरफ और वो उसके बहुत पास पहुंच गया होता है। लेकिन वो लास्ट टाइम पे उसे डॉज करता है, वो सीधा जाके दीवार में लगता है। फिर वो नीचे से झुकते हुए आता है उसकी तरफ और सीधा एक पंच मारता है उसे। और ब्रॉक सोच रहा होता है ये तो मुझे जरूर हिट करेगा, लेकिन साथ लास्ट टाइम पे अपने पंच को रोक लेता है। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। फिर साथ अपने पंच को पीछे लेता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है। और फिर वो उसे बोलता है कि गुड लक तुम्हारे कंपटीशन के लिए। और ब्रॉक के एकदम पसीने छूट गए होते हैं, वो वहीं पे खड़ा होता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पे ब्रॉक बोल रहा होता है कि अगर मैं मॉन्स्टर हूँ तो वो क्या है। और विक्टर भी सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद विक्टर बोलता है कि हाँ मुझे अभी याद आया। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या अब क्या बोलेगा ये। उसका विक्टर बोलता है ब्रॉक से कि मैंने सुना है कि सैथ की फाइट हो गई है एक नए लड़के के साथ। और ब्रॉक बोलता है क्या नया लड़का, कौन है वो। और फिर विक्टर बोलता है ब्रॉक से कि मैंने सुना है कि वो दोनों फाइट भी करने वाले हैं और मैं तुम्हें बता दूं कि वो लड़का एक नया लड़का है। और ब्रॉक उसे ये बात सुनना होता है, लेकिन जब वो ये सुनता है कि वो लड़का एक नया है वो सीरियस हो जाता है और गुस्सा होता है। उसका हमें दिखाते हैं क्लास 1-5 जहाँ पे बाकी सब बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और अपना जिन वहीं बैठा होता है आराम से। उसके बाद ये लड़का बोलता है उससे क्या तूने सुना नहीं है। और ये दूसरा लड़का बोलता है क्या किसके बारे में। उसके बाद ये लड़का बोलता है कि अपने क्लास के उस मिस्ट्री गाय के बारे में जिसने सैथ कैंग को चैलेंज किया मैच के लिए। और ये जिन की बात कर रहे होते हैं, जिन भी वहाँ पे बैठा होता है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। उसके बाद दूसरे बच्चे बोलते हैं यार वो तो बहुत अच्छा है, उसने ऐसा क्यों किया। और दूसरा लड़का बोल रहा होता है हाँ, और जिन वहीं बैठ के उनकी बात सुनना होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास का गेट खुलता है और सभी बच्चे उसकी तरफ देख रहे होते हैं क्या अब कौन आया है। लेकिन उसे देखने के बाद भी एकदम शॉक हो जाते हैं ये सब बच्चे। और फिर वो सीधा जाके जिन के सामने खड़ा हो जाता है और जिन उसे ही देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं ये ब्रॉक होता है जो बोलता है अच्छा तुम हो। और जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर ब्रॉक अपने हाथ से जिन का सिर पकड़ लेता है और जिन एकदम शांति से बैठा होता है। उसके बाद ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है और जिन भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन ताकत और लगा रहा होता है अपने हाथों में जिसकी वजह से उसका सिर दबा सके वो। फिर वो बोलता है तू बदमाश लड़के, तू क्या सोचता है कि सैथ कौन है, क्या तू जानता भी है उसे। और यही बोलने के बाद कोई उसका हाथ पकड़ता है उठा देता है। वो सोच रहा होता है क्या ये कौन है। फिर वो अपने साइड में देखता है तो ये वही मोटा लड़का होता है। वो बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पे फाइट की तो टीचर को अच्छा नहीं लगेगा। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है, बोलता है कि आखिर तू कौन है। और वो मोटे लड़के के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा डरा होता है। उसके बाद ब्रॉक अपने हाथ को टाइट करता है उसे पंच मारने के लिए, लेकिन इतने में जिन अपना हाथ उसके पेट पे रखता है और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। फिर ब्रॉक उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद जिन बोलता है प्लीज रुक जाओ। और जिन ये बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोल रहा होता है ब्रॉक से। और फिर हमें दिखाते हैं कि उस मोटे लड़के ने ब्रॉक का हाथ पकड़ा होता है और जिन ने उसके पेट पे हाथ रखा हुआ होता है। फिर ब्रॉक बोलता है
क्या बोला तू तू कमीने। और इससे ज्यादा ब्रॉक कुछ बोल पाता है इतने में जिन अपने हाथ को टाइट करता है और अपने हाथ को गोल घुमा देता है और फिर वो जिन के उस अटैक की वजह से बहुत ज्यादा पीछे चला जाता है और सभी बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं क्या ये क्या किया उसने। लेकिन ब्रॉक लास्ट टाइम पे अपने पैरों को टाइट करके वहां पे रुक जाता है फिर वो कुछ सोच रहा होता है और जिन भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद ब्रॉक एकदम हंसता है बोलता है कि ये मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा होगा। और जिन भी उसकी तरफ देख रहा होता है उसके बाद ब्रॉक खड़ा होता है और वो उसे कुछ होता है वो एकदम जमीन पे जाकर गिर जाता है। फिर जिन खड़ा होकर उसके पास जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। आखिरकार तुम कुछ देर के लिए मूव भी तो नहीं कर सकते। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है मुझे। उसके बाद जिन बोलता है ब्रॉक से कि मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि तुम स्कूल कुछ दिन आओ मत। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या ये क्या बोला मुझसे। फिर वो एकदम स्माइल करता है और सीधा खड़ा हो जाता है। और जिन सोच रहा होता है क्या इसे कुछ हुआ नहीं कैसे। और ब्रॉक एकदम हंसते हुए ऐसा बोलता है कि आखिर तू किसके बारे में बात कर रहा है बेवकूफ। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम फाइट करने के लिए तैयार होता है। लेकिन इतने में टीचर आ जाते हैं और एकदम चिल्ला के बोलते हैं ब्रॉक तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और एकदम आए होते हैं वो एकदम भगते हुए उनके पसीना आ रहे होते हैं। उसके बाद ब्रॉक उन्हीं की तरफ देखता है और जिन भी नहीं देख रहा होता है। उसके बाद टीचर बोलते हैं कि अगर तुमने यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी करी तो यूएफसी तो भूल जाओ मैं तुम्हारी रेपुटेशन को भी नहीं बचा सकता। और ब्रॉक उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है आखिरकार वो गेम्स बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुके हैं। उसके बाद वो जिन की तरफ देखता है और वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मजेदार चीज ढूंढ ली है। और जिन सोच रहा होता है क्या ये किसके बारे में बात कर रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं स्कूल के अंदर बाकी सब बच्चे बात कर रहे होते हैं क्या तूने सुना है। और बोलते हैं क्या क्या बात कर रहा है तू कि ब्रॉक चंग हार चुका है एक नए लड़के से। बोलता है क्या ये नहीं हो सकता। और फिर वो बोलता है कि नहीं सीरियसली ये सच है कि ब्रॉक चंग एक ही हिट में हार चुका है उस नए लड़के से। बोलता है क्या ये नहीं हो सकता फिर है कौन वो। बोलता है कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन है पर मैंने ये सुना है कि वो जल्द से जल्द शायद से फाइट करने वाला है। बोलता है क्या तू सच में सीरियस है इसके बारे में क्या वो अपने दिमाग से पागल है। बोलता है पर वो नया लड़का। फिर वो दूसरा लड़का बोलता है क्या हुआ उसके बारे में। फिर वो लड़का बोलता है कि रूमर्स के मुताबिक वो लड़का एक असैसिन है जो यकुजा ने भेजा है। फिर ये दूसरा लड़का बोलता है क्या क्या बात कर रहा है तू यानी यकुजा हमारे स्कूल में वापस आएंगे। वो बोलता है कि मुझे क्या पता है मैं थोड़ी उनके साथ और वैसे भी ये स्कूल के अंदर फाइट हो रही है। उसके बाद हमें दिखा था कीरा जो सैद के पास आती है बोलती है सर। और फिर सैद सोच रहा होता है क्या अब क्या हुआ। और फिर हमें दिखाते हैं सोफी ब्रॉक विक्टर और बाकी सब लोग और सैद के अंकल भी जो एकदम खड़े होकर बाहर की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर वो नोटिस करते हैं कि बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं क्लास 1-5 जहाँ पे सभी बच्चे आ रहे होते हैं और ये लड़की पीछे की तरफ देख रही होती है और जेम्स भी देख रहा होता है अपने साइड में और ये टकला लड़का भी देख रहा होता है अपने पीछे जहाँ पे जिन बैठा होता है। उसके बाद ये मोटा लड़का उसके पास आता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। और फिर जिन उसी की तरफ देख रहा होता है फिर वो एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ वैसे सब कुछ सही है। और फिर हमें दिखाते हैं कि उसकी क्लास के पास कोई आ रहा होता है और ये और कोई नहीं होता है ये ब्रॉक का भाई होता है। बोलता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो भागो यहाँ से। और इसे देखने के बाद वो सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं और फिर ब्रॉक का भाई अंदर आ रहा होता है और बोलता है बेवकूफ कहीं के। और जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है और फिर ब्रॉक का भाई बोलता है जिनसे अच्छा तो तुम हो वो नई परेशानी खड़ी करने वाले। और फिर वो एकदम चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं जानता ही था शुरुआत से कि ये तुम हो सकते हो। और जिन सोच रहा होता है क्या ये कैसे जानता था। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है जिनसे कि मेरे भाई ने मुझसे बोला है कि ये मैं तुम्हें दे दूं। और फिर हमें दिखाते हैं यही वो परमिशन पेपर होता है जिसकी वजह से वो दोनों फाइट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉक का भाई बोलता है जिनसे कि यहाँ पे साइन करो अपने। और जिन उन्हीं पेपर की तरफ देख रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि दो स्टूडेंट्स अपनी मर्जी से लड़ाई कर रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं जिन हाई स्कूल के लिए और जो ये फाइट होगी वो स्कूल रेगुलेशन के अंदर होगी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर जिन अपने हाथ में पेन पकड़ता है और अपने साइन कर देता है उस पेपर पे। उसके बाद जिन बोलता है उससे क्या तुम्हारे पास एक पेपर और है। और ब्रॉक का भाई बोलता है क्या एक पेपर और पर क्यों। और वो मन में सोच रहा होता है क्या मुझे ये मत बोलना कि ये मुझसे फाइट करना चाहता है। और जिन बोलता है उससे कि और किसके लिए आखिरकार मेरा एक मैच होने वाला है सैफ के साथ इसलिए तो मुझे उसके लिए भी परमिशन चाहिए होगी। और फिर हमें दिखाते हैं स्कूल के पास सभी बच्चे एकदम भगते हुए जा रहे होते हैं बॉक्सिंग जिम के पास। और जिम के अंदर हमें दिखाते हैं रिंग के अंदर टीचर और ब्रॉक खड़े होते हैं। उसके बाद टीचर बोलते हैं ब्रॉक से कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कर क्या रहे हो। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है कि तुम स्टूडेंट से फाइट करते हुए फिरो। और ब्रॉक अपने शरीर को स्ट्रेच कर रहा होता है और उन्हीं तब देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलते हैं टीचर ब्रॉक क्या तुम सच में ये करने की सोच रहे हो। लेकिन ब्रॉक बोलता है टीचर से कि वो लड़का रियल है। और टीचर सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और बोलता है कि सैद ने जरूर उसके अंदर कुछ देखा होगा। और फिर हमें दिखाते हैं यहाँ पे जिनने अपने हाथ से अटैक किया होता है ब्रॉक के वहाँ पे निशान बन गया होता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देख रहा होता है और टीचर उसे ही देख रहे होते हैं और वो जिम के अंदर आ रहे होते हैं और इन सबको बाकी सब कैप्टन मिलके देख रहे होते हैं। और ये होते हैं जिन एरा वो मोटा लड़का और वो सामने की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद एरा बोलती है जिनसे वो गाँव के लड़के। और जिन सोचता है क्या अभी क्या बोल लिया मुझसे। और फिर एरा बोलती है जिनसे बेवकूफ तुम ये सही ऑर्डर में नहीं कर रहे। अगर तुम्हें स्कूल के टॉप पे पहुंचना है तो तुम्हें पहले फर्स्ट ईयर के लोगों को हराना चाहिए उसके बाद तुम्हें कैप्टन को हराना चाहिए जूडो टाइकेंडो और बॉक्सिंग क्लब के। लेकिन तुमने सब में से ब्रॉक को क्यों
सुना। और वो मोटा लड़का भी कुछ नहीं बोल रहा होता है, उसे सुनना होता है। और फिर एरा बोलती है क्या तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है? मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि यूएफसी चैंपियन भी उसे अवॉइड करते हैं। और जिन उसकी बातें सुनना होता है, उसके बाद वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो कि मैं हार जाऊंगा? और यही सुन के वो लड़की और मोटा लड़का एकदम शॉक होते हैं, क्या इसे इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? उसके बाद जिन ब्रॉक की तरफ देखता है और ब्रॉक भी उसे देख रहा होता है। फिर वो अपनी रिंग की तरफ जा रहा होता है और एरा बोलती है पीछे से कि अभी भी कुछ ज्यादा लेट नहीं हुआ, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी माफी मांग लेनी चाहिए। और फिर जिन रिंग पे पैर रखता है वो सीधा हवा में उड़ता हुआ जाता है, जंप करके उसके दोनों हाथ उसके पॉकेट में होते हैं, बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है। फिर वो सीधा जाके लैंड करता है रिंग के अंदर और फिर ब्रॉक के सामने खड़ा होता है और ब्रॉक भी उसके सामने खड़ा होता है। उसे देखने के बाद बाकी सब लोग बोल देते हैं वाओ क्या एंट्री थी, उसने कितनी मस्त एंट्री की। और इसी की वजह से बहुत ज्यादा शोर मच गया होता है उस जिम में। और यहाँ पे अकीरा भी होती है और सैद भी उसके साथ में खड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है इसे देख के। और इन दोनों को साइड से विक्टर भी देख रहा होता है, वो सोचता है क्या ये भी यहाँ पे है। और फिर इन दोनों के बीच में टीचर आते हैं और बोलते हैं कि एक दूसरे को चोट मत पहुंचाना और ये याद रखना कि ये सिर्फ एक स्पोर्ट है। लेकिन ब्रॉक को देख के ऐसा नहीं लग रहा होता कि वो ये सोचेगा और जिन भी बिल्कुल सेम इंटेंशन से आया होता है। उसके बाद टीचर बेल को रिंग करते हैं और बोलते हैं स्टार्ट। और यही सुनने के बाद जिन एकदम तैयार होता है और ब्रॉक को उसे देख रहा होता है। लेकिन जिन बिना कोई टाइम को वेस्ट करे सीधा एक लात मारता है ब्रॉक के सिर में और जिसकी वजह से वो सीधा जाके जमीन पे गिरता है और वो बिल्कुल नहीं उठता और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है जहाँ पे सभी बच्चे बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं, बोलते हैं वाह एक ही हिट मरा दिया उसने। और शायद ये देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ होता है, बोलता है क्या हुआ आएगा मजा। और शायद को देखने के बाद जिन एकदम अपनी उंगलियों को पॉइंट आउट करता है और शायद को नीचे बुला रहा होता है। लेकिन पीछे से ब्रॉक खड़ा होता है, बोलता है हे तुम किसकी तरफ देख रहे हो जब मैं यहाँ पे हूँ? और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या, इसे नॉकआउट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसे खड़ा है। उसके बाद ब्रॉक के मुंह में जो भी खून होता है वो उसे बाहर थूक देता है और वो वहीं खड़ा होता है। उसके बाद शायद बोलता है कि ब्रॉक के पास हमेशा से अच्छा स्टेमिना है। और फिर हमें दिखाते हैं ब्रॉक एकदम भगते हुए जाता है जिन की तरफ और वो अपने हाथ से अटैक करता है। लेकिन जिन उसे लास्ट टाइम पे अवॉइड कर लेता है और वो उसी की तरफ देख रहा होता है और ब्रॉक भी उसे दिख रहा होता है, उसके मुंह पे लात का अभी भी निशान होता है। और फिर ब्रॉक अपने हाथ से उसकी जैकेट पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसका पैर पकड़ता है और सीधा उसे जमीन पे गिराने के लिए तैयार होता है और उसे गिरा भी देता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। और जिन सोच रहा होता है क्या अब क्या होगा। और ब्रॉक अपने पंच को तैयार करता है और उसी की तरफ देख रहा होता है और बहुत तेज से उसे पंच मारता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या ये क्या हो रहा है, ये इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है। और ब्रॉक बिल्कुल नहीं रुकता, वो एक के बाद एक बहुत तेज से पंच मार रहा होता है। लेकिन शायद उसे देखता है और वो कुछ नहीं बोलता और हमें ऐसा लग रहा होता है कि ब्रॉक ने उसे बहुत ज्यादा पंच मार दिए। तो टीचर आते हैं उसके पीछे से और बोलते हैं ब्रॉक ब्रॉक। और फिर ब्रॉक रुक जाता है, लेकिन जब ब्रॉक सामने की तरफ देख रहा होता है तो वो कुछ ज्यादा सही नहीं लग रहा होता है, क्योंकि जो भी पंच उसने मारे होते हैं वो जिनको एक भी नहीं लगता, उसने सारे डॉज कर लिए होते हैं लेटे लेटे। और फिर जिन बोलता है ब्रॉक से क्या तुम्हारा हो गया, अगर तुम्हारा हो चुका है तो। और ब्रॉक सोच रहा होता है क्या अब क्या बोल रहा है ये। उसका जिन बोलता है ब्रॉक से कि अगर तुम्हारा हो चुका है तो अब मेरी बारी है। लेकिन ब्रॉक जिनकी कोई बात नहीं सुनता, वो अपने हाथों को ऊपर करता है और दोनों को साथ में जोड़ के सीधा उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस अटैक में। और उसके दोनों हाथ जिनके बहुत ज्यादा पास पहुंच गए होते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे ब्रॉक सोचता है क्या ये क्या हुआ। और फिर हमें दिखाते हैं जिनने अपना घुटना मारा होता है उसके पीठ पे, जिसकी वजह से उसके हाथ खुल जाते हैं और उसका अटैक फेल हो जाता है और इसकी वजह से ब्रॉक को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन जब वो अपने साइड में देखता है तो उसकी साइड से कुछ आ रहा होता है और ये जिन होता है जिसने अपना पंच मारा होता है उसके मुंह में बहुत तेजी से इतना तेज होता है कि दिख भी नहीं रहा होता है और इसकी वजह से ब्रॉक सीधा जमीन पे जाकर गिर जाता है। और फिर ब्रॉक यहीं पे हार नहीं मानता, वो उठने की कोशिश कर रहा होता है। जिन खड़ा हो जाता है उससे पहले और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है और जिन भी उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद सभी बच्चे खुद चलाते हैं, बोलते हैं क्या तुमने देखा, ब्रॉक चैंग हार चुका है दूसरी बार। और सैद भी ब्रॉक चैंग को देख रहा होता है, वो उसके सामने खड़ा होता है और ब्रॉक ये देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर वो अपने हाथों को टाइट करता है और एकदम खड़ा हो जाता है और फिर वो एकदम अटैक करने के लिए जा रहा होता है जिन की तरफ भागते हुए और जिन भी एकदम तैयार होता है। और फिर ब्रॉक अपनी किक को उठाता है और सीधा उसे किक मारने के लिए तैयार होता है, वो उसके पास पहुंच गई होती है। लेकिन लास्ट टाइम पे जिन भी जंप करके उससे बच जाता है, उसका अटैक फेल हो जाता है दोबारा से और इसके साथ साथ वो अटैक भी कर देता है उसके मुंह पे मार के और इस बार उसकी चिन पे लगा होता है और ब्रॉक की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही होती है और जिन भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद दोनों के दोनों अपने पैरों को आगे करते हैं और एक दूसरे को मारने के लिए तैयार होते हैं और फिर जिन भी तैयार होता है अपने हाथ के साथ और ब्रॉक चैंग भी अपने पंच को लेकर तैयार होता है। लेकिन ब्रॉक चैंग का पंच मिस हो जाता है और फिर जिन अपने हाथ को उसके पेट में मारता है और हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है उसके बाद। और फिर जिन वही सेम अटैक करता है ब्रॉक के ऊपर जो उसने क्लास के अंदर किया था, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से ब्रॉक एकदम घिसटता हुआ पीछे की तरफ जा रहा होता है और वो अपने पैरों से अपने आप को रोकता है। फिर वो वहीं सीधा खड़ा होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। बाकी सब लड़के और टीचर उसी की तरफ देख रहे होते हैं क्या अब क्या करेगा ये। और जिन ब्रॉक की तरफ जा रहा होता है और ब्रॉक का भाई चिल्ला रहा होता है भाई भाई, लेकिन ब्रॉक में कुछ मूवमेंट नहीं होती, वो वहीं पे खड़ा होता है और बाकी सब लोग भी उसे ही देख रहे होते हैं।
देखता है क्या ये क्या हो गया, और शायद भी एकदम उसे देख रहा होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जिन उसके पास पहुंच जाता है और ब्रॉक भी वहीं पे खड़ा होता है। उसके बाद जिन उसे हल्का सा हाथ लगाता है जिसकी वजह से वो सीधा ब्रॉक जमीन पे गिर जाता है। वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया होता है उस समय, और हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक बिल्कुल नहीं उठ पा रहा होता है और जिन वहीं खड़ा होता है। उसके बाद वो देखता है कि एक पंच उसके भी लग गया होता है सिर पे, और इसे देखने के बाद बाकी सब बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं। उसके बाद जिन अपनी चोट को देख रहा होता है, वो देखता है सामने की तरफ जहाँ पे सैद खड़ा होता है, और वो देखता है कि सैद और अकीरा दोनों साथ में जा रहे होते हैं वहां से, और जिन अभी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद सैद बोलता है अकीरा, और अकीरा बोलती है हाँ बॉस। उसके बाद वो बोलता है कि उसे भी लिस्ट के अंदर ऐड कर दो। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैद अपने स्कूल से आ रहा होता है वापिस, और बॉब और जैक सामने बैठे होते हैं। उसके पीछे अकीरा और सैद बैठा होता है, और बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल होता है। और फिर अकीरा एकदम घबराते हुए बोलती है सैद से बॉस, और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है लेकिन वो चुप हो जाती है। फिर सैद बोलता है क्या हुआ, और अकीरा बोलती है कि जिन उस तरीके का नहीं है जो आपकी बात माने। ये अच्छा रहेगा कि अगर आप अपनी मॉम से बात करें उसके बारे में, तभी हम उसे अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और सैद अकीरा की तरफ भी देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है कार को वापस ले चलो, और अकीरा सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद बॉब बोलता है कि कहाँ पे ले चलूं बॉस। उसके बाद सैद बोलता है कि मेरे घर ले चलो, और यही सुनेगा वो तीनों सोच रहे होते हैं क्या इतनी जल्दी ये अपने घर जाने के लिए मान भी गए। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि उसकी कार वापस जा रही होती है घर की तरफ, और फिर थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते हैं कि सैद का घर जिसके बाहर उसकी कार आके रुक गई होती है, और सैद कार से निकलता है और अकीरा भी उसके पीछे आ रही होती है। लेकिन सैद बोल देता है अकीरा को कि यहीं पे रुको तुम, और अकीरा वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद हमें दिखाता है कि वो अपने घर का गेट खुलता है और अंदर आ जाता है। उसके बाद वो अपनी साइड में देखता है जहाँ पे सैद की मॉम होती हैं, और वो बोलती हैं कि अच्छा तो तुम वापस आ ही गए। और फिर सैद चेयर को पीछे करता है और वो अपनी मॉम के सामने बैठ जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि वो लड़का आखिर है कौन जिसे आप घर पे लेके आई हैं अपने साथ, और सैद की मॉम उसी की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि अगर तुमने उसे हरा दिया, और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही हैं। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं कि अगर तुमने उसे हरा दिया तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे फादर को किसने मारा था। और ये बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोल रही होती हैं वो, और इसे सुनने के बाद सैद भी एकदम शॉक में होता है क्या ये क्या बोल रही है मुझसे। और फिर हमें दिखाते हैं ली जो अपने बॉडीगार्ड के साथ खड़ा होता है। उसके सामने एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है, और फिर ली सामने की तरफ जा रहा होता है। अपने दोनों बॉडीगार्ड से बोलता है कि तुम यहीं पे रुको। उसके बाद हमें दिखाते हैं उस माउंटेन के बीच में एक छोटा सा रास्ता होता है जिसके अंदर से जिन जा रहा होता है, और फिर वो उस रास्ते से बाहर निकल आता है जहाँ पे हमें दिखाते हैं सामने एक घर बना होता है बड़ा सा, जहाँ पे एक वाटरफॉल भी होता है, और वहाँ कोने में कोई खड़ा होता है और ली उसी की तरफ जा रहा होता है, और साथ में ली को बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है। फिर वो सामने की तरफ जाता है और वो उस आदमी के पास पहुंच जाता है। उसके बाद ली अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोलता है कि ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं आपसे मिला मास्टर वैंग। मैं जॉन ली हूँ मैंडाई ब्लैक ग्रुप से, और उनके सामने झुका हुआ होता है। फिर उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मुड़ता है और हमें दिखाते हैं ये बूढ़ा आदमी होता है मास्टर वैंग। उसकी काली आंखें होती हैं, वो एकदम गुस्से से देख रहा होता है जिनकी तरफ, और ली भी उसे देख के बहुत ज्यादा डर रहा होता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या मैंने तुम्हारे फादर को बताया नहीं था कि अगर किसी ने अपना चेहरा यहाँ पे दिखाया तो मैं उसे मार दूंगा। और बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है वो बूढ़ा आदमी, और यही देखने के बाद ली भी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है, और वो बूढ़ा आदमी उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद ली बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे आपको पर्सनली बतानी थी। उसके बाद मास्टर वैंग ली की तरफ देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि वो बात कुछ भी हो वही डिसाइड करेगी कि तुम आज जिंदा रहोगे या फिर यहाँ पे मर जाओगी। और ली को मास्टर वैंग की हर एक बात से डर लग रहा होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस पर्सन होता है। उसके बाद ली एकदम घबराते हुए बोलता है कि मैं दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रांग लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हूँ। और फिर वो मास्टर वैंग की तरफ देखता है तो मास्टर वैंग एकदम हंसते हैं, और फिर वो ली के पास आते हैं और वो अपना हाथ को सीधा उसके गले पे रख देते हैं, और ली एकदम सोच रहा होता है कि आज तो मैं गया। फिर वो उसका गला पकड़ लेते हैं एकदम। उसके बाद मास्टर वैंग बोलते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे उन सब छोटे कीड़े मकोड़ों के साथ गिनने की। और उन्होंने अपने हाथ से ली का गला पकड़ लिया होता है, और ली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। उसके बाद ली बोलता है मास्टर वैंग से कि उनमें से एक सनशाइन ग्रुप का सक्सेसर भी है, और यही सुनने के बाद मास्टर वैंग बोलते हैं सनशाइन। उसका उसका गला छोड़ देते हैं, और वो बोलते हैं कि क्या उनमें से ऐना भी है, क्या वो भी आ रही है। और ली एकदम जमीन में गिर जाता है, वो बहुत जोर से खांस रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है, और ली बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो आ रही है या नहीं। और मास्टर वैंग उसी की तरफ देख रहे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से से। और फिर हमें दिखाते हैं सनशाइन ग्रुप की बिल्डिंग जिसके अंदर सैद बैठा होता है, और अकीरा उसके सामने खड़ी होती है। और फिर अकीरा बोलती है सैद से कि जो पुरानी कलाओं का मालिक है वही जानता है इस फाइटिंग स्टाइल के बारे में। और सैद सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। फिर अकीरा बोलती है सैद से कि पहले आपकी मॉम मालिक थी इन पुरानी कलाओं के, पर अब वो जिन है। और सैद बोलता है पुरानी कलाएं ये क्या है। और फिर अकीरा बताती है सैद को कि ये बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है, जो भी मार्शल आर्ट सीखता है उसे वार्निंग पहले दे दी जाती है कि अगर कभी वो पुरानी कलाओं के मास्टर से मिले तो उसे वहां से जल्दी भग जाना चाहिए। और सैद उसकी तरफ देखता है और बोलता है क्या क्या बोल रही हो तुम, ये किस तरीके की बकवास है। और अकीरा बोलती है कि ऐसा ही होता है मार्शल आर्ट्स में। उसके बाद वो बताती है कि इसका ओरिजिन हुआ था थ्री किंगडम पीरियड से पहले की, जहाँ पे गोगरियो सोल्जर, दैजी सोल्जर और शीला हैरंग वो कहते हैं कि
कि जो पुरानी कलाओं का मास्टर है वो इन सब ट्रेडिशन को आज भी अपनाता है। और सैथ बोलता है तो क्या हुआ, क्या तुम मुझे ये बताना चाहती हो कि मैं उस लड़के से हार जाऊंगा। उसके बाद अकीरा कुछ सोच रही होती है और फिर अकीरा बोलती है कि सच बताऊं तो मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आप दोनों में से कौन जीतेगा, और मैं ये भी नहीं जानती कि आप कितने ज्यादा ताकतवर हैं अभी। और सैथ एकदम हंसते हुए बोलता है क्या ये सिंपल नहीं है, बस हमें फाइट करके पता करना है कि हम में से ताकतवर कौन है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैथ की मम को घर जहाँ पे जिन आ गया होता है, फिर वो गेट खुल के अंदर जा रहा होता है। फिर अंदर जाके सैथ की मम बोलती है जिन, और वो बोलता है हाँ। और फिर जिन बोलता है सैथ की मम से कि मास्टर आज, लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ बोलता है। इतने में ही सैथ की मम बोलती है बैठ जाओ चलो चाय पीते हैं, और वो कुछ ज्यादा खुश होती हैं। और फिर वो जिनको चाय देती हैं और उसके सामने बैठ रही होती हैं और बोलती हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है मुझसे पूछने के लिए। और जिन उन्हीं के सामने बैठा होता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि इससे पहले तुम ये बताओ कि एक सक्सेसर क्या चाहता है और उसका लक्ष्य क्या है। और जिन उनकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है कि किसी के लिए कोई परेशानी नहीं करना और कोई जस्टिफाई रीजन के बिना किसी की भी लाइफ में दखल नहीं देना। और ये सुन के सैथ की मम्मी एकदम हंसती हैं और बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल सही, पर मैंने वो रूल तोड़ दिया। और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है सोचता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद वो बोलते हैं कि मेरा बेटा सैथ नहीं, मैं तुम्हें कहाँ से बताऊं, चलो मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। उसके बाद वो जिनको बता रही होती हैं अपनी स्टोरी, और उसमें हमें दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ी सिटी होती है जिसके अंदर सैथ की मम आती हैं घूमने के लिए, और वो इधर उधर देख रही होती हैं और वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं कि लोग उन्हें पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलती हैं वाह ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है। फिर हमारी सैथ की मम बता रही होती हैं कि मैंने अपने मास्टर से बार बार पूछा जब तक उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दे दी माउंटेन से नीचे आने की। और वो देख रही होती हैं सिटी को। उसके बाद वो बोलती हैं कि मुझे सिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी और मुझे तो उससे प्यार हो गया था। और फिर वो देखती हैं साइड में जहाँ पे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही होती हैं, वो उसके पास जाती हैं तो वहाँ पे एक बंदा आके गिरता है अंदर से। फिर वो अंदर देखती हैं तो वहाँ से आ रहे होते हैं और इनमें से एक सैथ के डैड होते हैं जो आ रहे होते हैं। उसके बाद सैथ की हम बोलती हैं और उसी समय मैं उस आदमी से मिली, और ये सैथ की डैड की बात कर रही होती हैं, वो उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद वहाँ पे कार आके रुकती हैं और एक नहीं दो दो आती हैं, और ये सब सोच रहे होते हैं क्या अब क्या है। और उसमें से बहुत सारे आदमी निकलते हैं अपने हाथ में वेपन लेके, वो उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और सैथ की मम्मी इनके बीच में एकदम खड़ी होती हैं और वो कुछ बोलते हैं एकदम चिल्ला के। और सैथ की डैड भी एकदम लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, और उसके साथ में हमें दिखाते हैं सैथ के अंकल भी होते हैं और एक और बंदा होता है उन्हीं की टीम का। और सैथ के डैड के लोग और ये सब लोग एकदम तैयार होते हैं फाइट करने के लिए, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि सैथ के डैड एकदम फाइट कर रहे होते हैं और उनके पीछे से कोई चाकू लेता है और उनकी तरफ फेंक देता है। और सैथ के डैड देखते हैं नहीं ये तो बहुत लेट हो गया है, लेकिन इतने में ही देखते हैं कोई भगते हुए आता है उस चाकू की तरफ और अपने हाथ से पकड़ लेता है। और ये सैथ की मम होती हैं जो अपने हाथ से चाकू पकड़ लेती हैं और उनका खून भी निकल रहा होता है। और सैथ की डैड उनकी तरफ देखते हैं क्या ये क्या किया इनने, लेकिन सैथ की मम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उन्होंने उसे बचा लिया होता है और उनके हाथ में खून निकल रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हेजिटेट करती। और उसके बाद सैथ की मम उसकी तरफ देखती हैं और सैथ के डैड देख रहे होते हैं क्या इनको खून निकल रहा है, और उनके पीछे कोई एक आदमी को मार रहा होता है। वो इतनी बुरी तरीके से मारता है एक पंच कि उसका मुंह बिगड़ गया होता है और उसके दांत भी टूट गए होते हैं। और हमें दिखाते हैं कि सैथ के अंकल होते हैं, और फिर सैथ की मम चाकू फेंक देती हैं और वहां से जा रही होती हैं मुड़ के, लेकिन सैथ के डैड अभी भी उन्हें ही देख रहे होते हैं और उन्हें उनकी फिक्र होती है। और उसके बाद वो उन्हें पीछे से चिल्ला के बोलते हैं और रोक लेते हैं, और सैथ की मम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो दोनों रेस्टोरेंट में होते हैं, एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और इन दोनों की बहुत ज्यादा केमिस्ट्री जम गई होती है। फिर वो शॉपिंग करने जाते हैं और धीरे धीरे बहुत पास में आ जाते हैं और वो एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद सैथ की मम बोलती हैं कि मैं उनसे मिली और मुझे उनसे प्यार हो गया। और फिर सैथ के डैड सैथ की मम को छोड़ने के लिए आते हैं उसके माउंटेन पे। उसके बाद वो उन्हें बाय कर रहे होते हैं और वो भी उन्हें बाय कर रही होती हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ ही देखे जा रहे होते हैं। उसके बाद सैथ की मम माउंटेन के ऊपर आ जाती हैं और वो बोलती हैं कि उसी समय मैं उससे मिली। फिर वो सामने देखती हैं कि क्या ये कौन है, और उनके सामने हमें दिखाते हैं किसी ने सैथ की मम के मास्टर को हरा दिया होता है, और ये मास्टर बैंग होते हैं जो सैथ की मम की तरफ देख रहे होते हैं, और सैथ की मम के मास्टर भी उनकी तरफ देख रहे होते हैं। और इस सब को देखने वाला सैथ की मम को एकदम गुस्सा आता है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं कि वो एकदम भगते हुए जाती हैं मास्टर बैंक की तरफ और जंप करती हैं और मास्टर बैंक की तरफ जाती हैं और सीधा एक किक मारती हैं उन्हें, लेकिन मास्टर बैंक बच जाते हैं उसी से और एकदम पीछे हट जाते हैं। लेकिन सैथ की मम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उसी की तरफ देखती हैं और मास्टर बैंक भी उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद सैथ की मम एक के बाद दो, दूसरी बार तीसरा ऐसे अटैक कर रही होती हैं, लेकिन मास्टर बैंक सबको अवॉइड कर रहे होते हैं और वो बोलती हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास एक स्टूडेंट भी है। और फिर उससे बचने के लिए मास्टर बैंक एकदम पीछे चले जाते हैं और फिर सैथ की मम के मास्टर बोलते हैं नहीं तुम मत करो ये। और सैथ की मम बहुत ज्यादा थक गई होती हैं, लेकिन वो पीछे बोलती है मास्टर, और फिर मास्टर बैंक बोलते हैं कि
अभी उसके लिए कोई समय नहीं है। और फिर शायद कि वो मास्टर बैंक की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद मास्टर बैंक बोलते हैं कि अभी नहीं, अभी तुम्हारा टैलेंट पूरी तरीके से बाहर नहीं आया, तुम अभी भी इमेच्योर हो और तुम्हें कुछ टाइम तो लगेगा ताकि तुम मुझसे अच्छे से फाइट कर सको। और वो एकदम हंसते हुए बोल रहे होते हैं ये सब। उसके बाद शायद कि उनके मास्टर बोलते हैं क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं था कि तुमने मेरे पहले सक्सेसर को भी मार दिया, अब तुम क्या करना चाहते हो? और मास्टर बैंक बोलते हैं कि वो पास्ट था और इससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपने अपोनेंट को ढूंढने के लिए आया था और वो मुझे मिल चुका है। और शायद कि उनके मास्टर बोलते हैं क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि तुमने मुझे हरा दिया है? लेकिन मास्टर बैंक बोलते हैं कि एक ओल्ड टाइगर को हराने में कोई मजा नहीं है। लेकिन शायद कि हम उसे देख के बोलते हैं कि आखिर तुम हो कौन? उसके बाद मास्टर बैंक बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 साल देता हूँ, उसके बाद मैं वापस आऊंगा जब तुम कुछ और ज्यादा सीख लोगी और अपने आप को अच्छे से ट्रेन करना ताकि तुम मुझसे अच्छे फाइट कर सको और मुझे निराश मत करना। और यही बोल के वहां से जा रहे होते हैं और फिर वो जंगल की तरफ जा रहे होते हैं और बीच में ही गायब हो जाते हैं। और शायद कि हम एकदम डरते हुए उन्हें देख रही होती हैं। फिर वो बोलती है मास्टर मास्टर। उसके बाद हमें दिखाते हैं प्रेजेंट में। उसके बाद शायद कि हम बोलते हैं जिनसे कि उसी समय मास्टर ने मुझे बताया था हमारी पुरानी कलाएं और सुप्रीम ब्लैक की हिस्ट्री। और जिन शायद कि मोम की तरफ ही देख रहा होता है, वो सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद शायद कि हम बोलती हैं कि उसी दिन के बाद मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेन किया ताकि मैं उससे अच्छे से फाइट कर सकूं और उसे हरा सकूं। और जिन बोलता है तो मास्टर का क्या हुआ, क्या उन्होंने आपको नहीं रोका? और शायद कि हम बोलती हैं हाँ उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं माउंटेन छोड़ दूं और यहाँ से चली जाऊं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उस आदमी से नहीं जीत सकती, कुछ भी कर लूं। और फिर जिन पूछता है शायद कि मॉम से क्या वो आदमी सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है। और शायद कि मॉम जिन की तरफ ही देख रही होती है, वो उन्हें कुछ जवाब नहीं देती और जिन भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद शायद कि मॉम बोलती हैं कि प्रॉमिस के मुताबिक वो आदमी 3 साल के बाद वापस नहीं आया, बल्कि उसकी जगह शायद के डैड आए। और फिर हमें दिखाते हैं शायद के डैड आए होते हैं, उनके सामने शायद की मॉम होती हैं और उनके हाथ में बिल्कुल रोज का एक बुके होता है, वो प्रपोज कर रहे होते हैं शायद की मॉम को। और शायद की मॉम उसे एक्सेप्ट कर लेती हैं और उसे देख के शायद की मॉम के मास्टर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शायद के डैड एकदम डर रहे होते हैं कि क्या होगा, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। लेकिन शायद की मॉम एक्सेप्ट कर लेती हैं और शायद की मॉम हमें बता रही होती हैं कि इसी के बाद मैंने माउंटेन छोड़ दिया और मैं शायद के डैड के साथ आ गई। और फिर जिन शायद की मॉम की स्टोरी सुनना होता है, शायद की मॉम भी एकदम बता रही होती हैं। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं कि मैं उस टाइम को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ जो मैंने शायद के डैड के साथ बिताया था। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं कि मुझे बस खुशियां याद हैं और शायद के डैड का साथ, क्योंकि शायद के डैड हमेशा शाइन करते थे, वो कहीं भी जाएं कहीं पे भी हों। उसके बाद हमें दिखाते हैं सनशाइन बिल्डिंग और फिर हमें दिखाते हैं सबसे टॉप पे शायद के डैड होते हैं, उनके नीचे शायद के अंकल होते हैं और उनके बहुत सारे आदमी होते हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं आज भी। उसके बाद शायद की मॉम बोलती हैं कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड की गैंग के ऊपर कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया जिसका नाम था सनशाइन, पर फिर भी। और हमें दिखाते हैं शायद के रवि फाइट कर रहे होते हैं अपने शायद के अंकल के साथ मिलके, वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं, वो दोनों को दोनों अकेले मिलके फाइट कर रहे होते हैं। उसके बाद शायद की हम बोलती हैं कि वो धीरे धीरे करके एक जंग में बदल गई जापानीज याकुजा और चाइनीज ट्रेड के साथ। उसके बाद हमें दिखाते हैं रिसेंट जो अभी बहुत ज्यादा जवान होता है और ये ली के डैड होते हैं, जो ली के डैड एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं, उनके सामने शायद के डैड होते हैं और वो अकेले होते हैं, उनके सामने बहुत सारे आदमी होते हैं लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहे होते हैं और वो स्माइल करते हुए सामने ही देख रहे होते हैं जहाँ पे ली के डैड होते हैं, वो भी उन्हें ही देख रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कंटेनर के ऊपर कोई आता है अपना पैर रखते हुए और ली के डैड एकदम ऊपर देख रहे होते हैं क्या ये कौन है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो कंटेनर के ऊपर खड़ी होती हैं और ये शायद की मम्मी होती हैं जो उन सबको नीचे की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद वो एकदम नीचे आती हैं शायद के डैड के पास और शायद के डैड देख रहे होते हैं वो तुम आ गई, और वो भी शायद के डैड की तरफ देख रही होती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं। उसके बाद शायद की मम बोलती हैं कि उसी समय मुझे पता चला कि वो आदमी हमें दोबारा से ढूंढ रहा है, और ये मास्टर बैंक की बात कर रही होती हैं और जिन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। और उसके बाद शायद की मम बोलती हैं कि उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पेट में शायद था और मैंने जो बन सका मैंने वो सब किया ताकि मैं मास्टर बैंक को अवॉइड कर सकूं। और फिर जिन बोलता है शायद की मम से पर फिर वो, और शायद की मम बोलती है कि मैं तो छुप गई उस समय पर मेरे हस्बैंड नहीं छुपे, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस तरीके के इंसान है जो सनशाइन ग्रुप को लीड करते हैं और वो उसे कभी नहीं छोड़ सकते। उसके बाद शायद की मम बोलती है कि मुझे हमेशा से परवाह थी शायद के जन्म के बाद कि अब क्या होगा, वो आदमी हमें ढूंढेगा या नहीं, पर शायद के डैड वैसे नहीं थे। अब हमें दिखाते हैं शायद के डैड एकदम गुस्से में होते हैं और उसके पीछे शायद की मम खड़ी होती है शायद को लेके, और वो टेबल पे बहुत जोर से पंच मारते हैं और बोलते हैं कि आखिर वो बूढ़ा आदमी है कौन। और शायद की मम बोलती है शायद के डैड से कि तुम उसे नहीं जानते, और शायद के डैड बोलते हैं कि मेरा नाम सिमन कैंग है और मेरे पास इतनी ताकत तो है कि मैं तुम्हें और शायद को दोनों को प्रोटेक्ट कर सकूं। और शायद की मम बोल रही होती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम ये कर सकते हो, पर जब तक शायद बड़ा नहीं हो जाता तब तक हमें साथ में मिलकर रहना पड़ेगा। लेकिन शायद के डैड बोलते हैं पर वो मास्टर बैंक, और शायद की मम एकदम चिल्ला कर बोलते हैं कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम उसके पास कभी नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए तुम उसके पास बिल्कुल नहीं जाओगे। और वो रो रही होती है ये सब बोलते हुए, वो एक शायद के डैड के पास जाती है और बोलती है प्रॉमिस करो मुझे, बोलो। और शायद के डैड उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं, फिर वो एकदम इमोशनल हो जाते हैं और शायद की मम हमें बता रही होती हैं पर मेरे हस्बैंड उस तरीके के इंसान नहीं थे जो फाइट को अवॉइड करें। और फिर हमें दिखाते हैं डेजर्ट सा इलाका होता
होता है यहाँ पे पहाड़ होते हैं और एक गाड़ी आ रही होती है वहाँ टेंट के पास। फिर वो गाड़ी टेंट के पास पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके रुक जाती है और फिर उस गाड़ी में से कोई निकलता है और उस आदमी का नाम होता है होगारिया। उसके बाद वो एक टेंट के पास जा रहा होता है, उसमें एक आदमी बैठा होता है और फिर वो अंदर जाके बोलता है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं कैप्टिवा। और वो आदमी होगारिया की तरफ ही देख रहा होता है पीछे मुड़ के। उसके बाद होगारिया बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आया हूँ। और कैप्टिवा उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद अपने सिर को आगे कर लेता है और फिर हमें दिखाते हैं कि पीछे से होगारिया आ रहा होता है टेंट के अंदर और वो बोलता है कि अगर तुम हर एक फाइट जीतोगे तो तुम्हें 100 ग्रैंड मिलेंगे। अगर तुम पूरा कंपटीशन जीत जाते हो तो तुम्हें बोनस के तौर पे 2 मिलियन और मिलेंगे। और फिर होगारिया बोलता है एक बात और, अगर तुमने गलती से अपने अपोनेंट को मार भी दिया तो कोई बात नहीं, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, वो एक एक्सीडेंट जैसा देखा जाएगा। और कैप्टिवा होगारिया की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद होगारिया बोलता है और ये ही नहीं, तुम अपने वेपन भी यूज कर सकते हो फाइट के दौरान। और यही सुन के कैप्टिवा एकदम खड़ा हो जाता है और हमें दिखाते हैं उसके पास वेपन भी होते हैं और वो बिल्कुल रेडी होता है जाने के लिए। उसके बाद वो मुड़ता है और हमें दिखाते हैं उसके पीछे स्केलेटन डले होते हैं जानवरों के। तो उसके बाद हमें दिखाते हैं सनशाइन हॉस्पिटल जिसके अंदर ब्रॉक लेटा होता है बेड पे और उसके बगल में विक्टर खड़ा होता है और ब्रॉक की आंखें बंद होती हैं। उसके बाद वो आंखें खोलता है और विक्टर बोलता है उससे चलो तुम्हें होश तो आया। और ब्रॉक उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद विक्टर बोलता है कि तुम्हारे ऑर्गन्स रैप्चर हो चुके हैं और तुम्हारी रिब्स हैं वो टूट गई हैं। और ब्रॉक ये सब सुनना होता है। फिर वो एकदम खड़ा होता है और उसके बाद विक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम अभी आराम ही करो। लेकिन ब्रॉक उसकी बात नहीं मानता और फिर उसके एकदम दर्द होने लगता है। उसके बाद विक्टर बोलता है कि डॉक्टर ने बोला है कि तुम्हें 2 महीने का आराम तो चाहिए क्योंकि तुम्हें इतनी सारी इंजरीज जो आई हैं। और ब्रॉक विक्टर की बातें सुनना होता है। उसके बाद वो याद करता है कि कैसे जिन ने उसकी पीठ पे अपनी लात मारी थी। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और यहीं पे नहीं रुका था जिन उसने उसको पंच भी मारा था जिसकी वजह से वो साइड में गिर गया था। और कैसे जिन ब्रॉक के सारे अटैक को डॉज कर रहा था और साथ साथ में अटैक भी कर रहा था उसके ऊपर। और ब्रॉक का जो लास्ट पंच था उसे भी वो मिस कर देता है और जिन उसके बाद अपना हाथ उसके पेट में मारता है वही वाला सेम अटैक करता है जो उसने उसकी क्लास में किया था और उसे बहुत दूर फेंक देता है जिसकी वजह से उसकी हालत ये है। और ब्रॉक यही सब याद कर रहा होता है। इसके बाद विक्टर बोलता है उससे कि जिस लड़के से तुम हारे थे कौन है वो और तुम उससे हार कैसे गई। लेकिन ब्रॉक विक्टर को कोई जवाब नहीं दे रहा होता। उसके बाद विक्टर वहां से जा रहा होता है और बोलता है कि ये बड़ी शर्म की बात है पर चिंता मत करो। और फिर वो वहां जाके रुकता है और वो बोलता है कि लगता है कि अब मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। और ब्रॉक उसकी बातें सुनना होता है और मन में सोचता है क्या अभी उससे फाइट करेगा क्या। लेकिन विक्टर बोलता है उससे चिंता मत करो, मैं उससे बॉक्सिंग करूंगा ना कि तुम्हारी तरफ फाइट। और फिर हमें दिखाते हैं यंगजन हाई स्कूल जिसके बाद ब्रॉक का छोटा भाई खड़ा होता है। वो सभी बच्चों को देख रहा होता है जो स्कूल के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कोई उसकी साइड में आ रहा होता है और वो एकदम देखता है तो शॉक हो जाता है और ये और कोई नहीं होता है जिन होता है जो उसी की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जिन ब्रॉक के भाई से कुछ नहीं बोलता, वो साइड से चला जाता है स्कूल के अंदर और फिर पीछे से कोई उसे एकदम आवाज देता है जिन वॉन। और जिन पीछे देखता है और सोच रहा होता है क्या कौन बुला रहा है मुझे। उसके बाद हमें दिखाते हैं कैमरा जो उसकी फोटो ले रहा होता है और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर वो बोलती कि फोटो ज्यादा अच्छी आती अगर तुम थोड़ी स्माइल कर देते। और वैसे मेरा नाम है कैथी ऑन और मैं हूँ एवरीडे स्पोर्ट्स से। और हमें दिखाते हैं ये होती है एवरीडे स्पोर्ट्स की रिपोर्टर और इसका नाम होता है कैथी ऑन। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद कैथी बोलती है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुमने ब्रॉक चेन को हरा दिया है, वो भी नॉकआउट के साथ, इसलिए मैं तुम्हारा छोटा सा एक इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। लेकिन जिन उसको मना करते हुए कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कुछ कहना भी नहीं है इसके लिए। और यही बोल के वो वहां से जा रहा होता है। और फिर कहती है एकदम गुस्सा होते हुए बोल रही होती है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या उसे सुंदर लड़कियां पसंद नहीं है। और हमें दिखाते हैं उसके पीछे विक्टर आ गया होता है और वो भी जिन की तरफ जा रहा होता है। और कहती उसे देखती है और बोलती है ओह ये कौन है। उसके बाद वो उसके पास जाती है, बोलती है हाय विक्टर कैसे हो तुम। लेकिन विक्टर उसे इग्नोर करते हुए सीधा जिन की तरफ ही जा रहा होता है। और इसे देखिए कैथी को और ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलती है ये लड़के आखिर समझते क्या है अपने आप को। उसका वो सामने देखती है कि ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं जिन और विक्टर दोनों बातें कर रहे होते हैं और कहते इसे देख के बोल रही थी ओहो मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा अच्छा होने वाला है। उसके बाद हमें दिखाते हैं यंगजन हाई स्कूल का बॉक्सिंग जिम जिसके अंदर कोई बॉक्सिंग बैग पे पंच मार रहा होता है। वो बहुत अच्छे से पंच मार रहा होता है कि बॉक्सिंग बैग हवा में उड़ रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं ये जेम्स होता है जो बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो साइड में दिखता है तो वहां से विक्टर आ रहा होता है और वो देखता है और बोलता है हेलो। लेकिन जब वो एकदम पीछे देखता है तो एकदम शॉक हो गया होता है और फिर विक्टर बोलता है कि अंदर आ जाओ और ये जिन से बोल रहा होता है वो। और जिन भी विक्टर के साथ जिम के अंदर आ गया होता है और फिर विक्टर जाता है गेट को लॉक कर देता है
और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रहा है। उसके बाद विक्टर बॉक्सिंग ग्लव्स को उठाता है और जिन की तरफ फेंक देता है और जिन उन्हें कैच कर लेता है। उसके बाद जिन बोलता है कि ये क्या है, क्या तुमने मुझसे ये नहीं बोला था कहीं तुम मुझसे बात करना चाहती हो। और विक्टर बोलता है क्या हम लोग अपने पंचेस से बात नहीं कर सकते। और जिन ये देख के एकदम गुस्सा हो रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है मुझसे। और फिर विक्टर बोलता है कि ज्यादा सीरियस होने की कोई बात नहीं है, मैं बस कुछ चेक करना चाहता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं इतनी सारी प्रैक्टिस करी है मैंने, जो फिर भी मैं ब्रॉक को नहीं हरा पाया तो तुमने उसे कैसे हरा दिया। बस मैं तुम्हारे और मेरे बीच में डिफरेंस जानना चाहता हूँ। और जिन बोलता है क्या मैं क्या करूँ इसके बारे में, लेकिन और इतने में विक्टर उससे बोलता है प्लीज सिर्फ एक बार। और फिर जिन उसी की तरफ दिख रहा होता है उसका वो मान जाता है, बोलता है हाँ ठीक है। और फिर हमें दिखाते हैं जिम की विंडो पे कैथी होती है और वो अपने कैमरे के साथ तैयार होती है और वो बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आज का मेरा दिन बन गया। उसके बाद हमें दिखाते हैं जिन, विक्टर और जेम्स तीनों रिंग के अंदर होते हैं और विक्टर अपने बॉक्सिंग ग्लव्स पहना होता है लेकिन जिन ने अपने हाथ में ही पकड़े होते हैं, उसे पहनना ही नहीं आता और वो विक्टर की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद विक्टर बोलता है जेम्स से कि जेम्स उसके ग्लव्स पहनने में मदद करो। और जेम्स बोलता है हाँ ठीक है और एकदम जिन की तरफ जा रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे अपने ग्लव्स दो और फिर उसका वो ग्लव्स पकड़ता है, उसकी मदद कर रहा होता है ग्लव्स पहनाने में। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो उन दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा होता। जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या हो रहा है आखिर। और फिर जेम्स बोलता है जिनसे ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसका जेम्स बोलता है कि एक बॉक्सिंग चैंपियन तुम जैसे से फाइट कर रहा है जिसे ग्लव्स पहनने भी नहीं आते, तो ये तुम्हारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका विक्टर बोलता है ओके ओके क्या तुम लोग तैयार हो, चलो शुरू करते हैं, क्यों ना हम इसे क्लास शुरू होने से पहले खत्म करें। और विक्टर एकदम तैयार होता है और जिन भी एकदम तैयार होता है। उसका विक्टर पूछता है जिन से क्या तुम पहली बार बॉक्सिंग कर रहे हो। और जिन अपने ग्लव्स को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है मन में हाँ लग तो ऐसे ही रहा है। उसका विक्टर बोलता है उससे 3 मिनट 3 राउंड और जेम्स तुम यहाँ पे रेफरी हो। और जेम्स अपना सिर हिलाते हुए बोलता है हाँ ठीक है। उसके बाद जिन बोलता है फिर शुरू करते हैं ऐसे। और विक्टर बोलता है हाँ ठीक है बेल को बजा दो। उसके बाद जेम्स बेल को बजा देता है और विक्टर जिन को देख रहा होता है और जिन भी विक्टर को देख रहा होता है। लेकिन विक्टर बिना कोई टाइम को वेस्ट करे सीधा अपने पैर को आगे करता है और सीधा अपने पंच मारने के लिए जा रहा होता है जिनको। और जिन देखता है क्या ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। लेकिन विक्टर जिन ने भी पंच मार रहा होता है जिन सभी को अवॉइड कर रहा होता है लाइन वाइज। लेकिन विक्टर यहीं पे हार नहीं मानता, वो और ज्यादा स्पीड से मारता है बहुत सारे पंच, लेकिन जिन सभी को डॉज कर रहा होता है। और फिर विक्टर अपने एक पंच को टाइट करता है और सीधा उसकी तरफ मारता है, जिन से भी अवॉइड कर लेता है। लेकिन जिन ने सेम डॉज किया होता है जैसे विक्टर चाहता था, उसका वो अपना दूसरा पंच लेता है और अपने पैरों को आगे करता है और सीधा अपना पंच लेके उसके मुंह की तरफ जा रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है ये उसको हिट ही करेगा। और विक्टर ये पंच सीधा उसके मुंह में मारने के लिए जा ही रहा होता है। इतने में ही जिन अपने पैरों का यूज करता है और सीधा अपनी बॉडी को मूव कर लेता है, जिसकी वजह से विक्टर का पंच बेकार हो जाता है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है और विक्टर सोच रहा होता है क्या ये कैसे उसने डॉज किया, ये तो नामुमकिन है। और विक्टर जब सामने देखता है तो जिन ने अपनी किक मारी होती है उसके मुंह पे, लेकिन वो लास्ट टाइम पे रोक लेता है और अपनी किक को नीचे करते हुए बोलता है सॉरी ये बॉक्सिंग है, यहाँ पे लातों का यूज नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ हाथों का यूज करते हैं, है ना। और विक्टर एकदम हंसते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल सही। और हमें दिखाते हैं यहाँ जिम की बगल में कैथी खड़ी होकर फोटो ले रही होती है और बोलती है वाह वाह कितने अच्छे फोटो आ रहे हैं। उसके बाद वो अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालती है और वीडियो शूट कर रही होती है। उसके बाद वो बोलती है आखिर ये है कौन इतने अच्छे से फाइट कर रहा है विक्टर से। और इन दोनों का मैच अभी भी चल रहा होता है। उसका विक्टर पंच मारता है लेकिन जिन अपने हाथ से रोक लेता है और हमें दिखाते हैं कि 10 सेकंड बची होती है सिर्फ इनके एक राउंड खत्म होने में और विक्टर अपनी पूरी जान लगा रहा होता है, जिन भी एकदम फाइट कर रहा होता है। उसके बाद 8 सेकंड बची होती हैं और विक्टर बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है जिनके ऊपर, लेकिन जिन सभी को डॉज कर रहा होता है उसके 7 बची होती हैं और जिन सभी पंचेस से बच रहा होता है। और विक्टर भी एकदम तैयार होता है अपने पंच के साथ और इस बार जिन भी अपने पंच को बनाता है लेकिन वो मारता नहीं है, उसके हाथ को रोक देता है और फिर वो दूसरा पंच लेता है और विक्टर की तरफ ले जा रहा होता है। और विक्टर सोच रहा होता है क्या ये क्या किया इसने। और फिर विक्टर अपने हाथ को पीछे करता है लेकिन जिनका पंच उसके मुंह के पास पहुंच गया होता है। फिर विक्टर अपने दूसरे हाथ से अपने चेहरे को गार्ड कर रहा होता है लेकिन जिन उसके बहुत पास पहुंच गया होता है। लास्ट टाइम पे बेल बज जाती है और इधर जेम्स भी एकदम हिल गया होता है, सोच रहा होता है क्या ऐसा लग रहा था कि पंच लगने वाला है उन्हें। और हमें दिखाते हैं विक्टर भी बहुत ज्यादा पास में पंच पहुंच गया होता है और जिन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है ये देख के कि लास्ट टाइम पे बेल बज गई और राउंड खत्म हो गया। उसका जेम्स आता है उन दोनों के बीच में और बोलता है 1 मिनट का ब्रेक है, अभी दोनों साइड में चले जाओ। और जिन वहां से जा रहा होता है उसके बाद हमें दिखाता है कैथी जेम्स और विक्टर तीनों उसी की तरफ देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं आखिर ये है क्या, ये ऐसे कैसे फाइट कर सकता है। और जिन कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा होता क्योंकि उसने कभी ऐसी फाइट की नहीं थी जहाँ पे उसे अपने ओपोनेंट को छोड़ना पड़े सिर्फ टाइम की वजह से। उसका हमें दिखाते हैं सेथ की कार जो स्कूल के अंदर आ रही होती
है। उसके बाद शायद अपनी कार से निकलता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं बॉक्सिंग जिम, जिसके अंदर विक्टर और जिन की फाइट अभी भी चल रही होती है और विक्टर अपने फुटवर्क का यूज करके जिन के चारों तरफ घूम रहा होता है और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या है। उसके बाद विक्टर अपने पंचेस मारता है जिन के ऊपर, लेकिन जिन इसे भी डॉज कर लेता है और उसकी तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से से। और इस चीज को विक्टर भी महसूस कर लेता है और सोच रहा होता है क्या इसके साथ आखिर चल क्या रहा है, और फिर वो अपने पैरों की मदद से उससे दूर चला जाता है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है एकदम गुस्से से। विक्टर भी उसे ही देख रहा होता है और कहती बोलती है वाह वाह कितनी अच्छी वीडियो आई है। उसके बाद वो अपने फोन को अपनी पॉकेट में रख लेती है और कैमरे से और फोटो ले रही होती है। और जब वो वहां पे खड़ी होती है कोई उसके पास आ रहा होता है, ये सैथ होता है और अकीरा होती है। उसके बाद सैथ बोलता है कैथी से कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पे, और कैथी एकदम डर जाती है और सोच रही होती है क्या कौन आ गया। उसके बाद वो अपने साइड में देखती है तो वहाँ पे सैथ और अकीरा होते हैं। उसके बाद वो बोलती है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ठीक है बच्चों, वैसे मैं रिपोर्टर हूँ, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो यहाँ से चले जाओ। और यही बोल के वो अपने फोटो खींचने लगती है। उसके बाद शायद अकीरा की तरफ देखता है और अकीरा बोलती है हाँ बॉस। तो अब वो कैथी की तरफ जा रही होती है। उसके बाद कैथी बोलती है उनसे बच्ची क्या तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मैं एवरीडे स्पोर्ट्स। और इससे आगे वो और कुछ बोलती है, इतने में अकीरा जंप करती है और सीधा उसके हाथ से कैमरा ले लेती है और वो बोल रही होती है कि मैं रिपोर्टर हूँ कैथी। और बाद में जब वो अपने हाथ में देखती है सोच रही होती है क्या मेरा कैमरा कहाँ पे गया, और वो कैमरा अकीरा के हाथ में होता है और कैथी अभी भी सोच रही होती है क्या क्या हुआ यहाँ पे। और अकीरा उसके कैमरे से कार्ड निकाल लेती है और अपने पास रख लेती है। और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलती और सहत और अकीरा दोनों वहां से जा रहे होते हैं। लेकिन पीछे से कहते एकदम चिल्लाते हुए बोलती है तुम बच्चों तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक रिपोर्टर से उसका कैमरा लेने की, मैं तुम दोनों की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगी। लेकिन यही सुनने के बाद अकीरा पीछे मुड़ती है और वो बोलती है कि ये स्कूल के मालिक हैं और कुछ बोलना है तुम्हें। और कहते ही सोच रही होती है क्या ये क्या बोल के गई है, और उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये बोल के क्या गई है। और फिर उसे एकदम याद आता है, बोलती क्या ये नहीं हो सकता, सेहत क्या ये सनशाइन का। और फिर हमें दिखाते हैं सेहत और अकीरा वहां से निकल आते हैं। उसके बाद हमें विक्टर दिखाते हैं जो पंचेस खा रहा होता है जिनसे, और जिन बहुत सारे पंचेस मार रहा होता है सेम तरीके से विक्टर के ऊपर। और विक्टर इन्हें डॉज भी नहीं कर पाता, वो अपने गार्ड करके रोक रहा होता है इन पंचेस को। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, विक्टर बहुत ज्यादा चोटी भी लगी होती है इन पंचेस से। उसका वो दिखता है क्या अभी क्या कर रहा है, और जिन एकदम अपने पैरों को पीछे करता है और अपने पंच को सीधा आगे की तरफ ले जा रहा होता है फुल पावर से। और विक्टर भी एकदम तैयार होता है इसे रोकने के लिए, वो अपनी पूरी ताकत लगाता है। लेकिन जिन अपनी पूरी ताकत से उस पंच को मारता है और विक्टर सोच रहा होता है क्या इतनी ताकत इसके पंच में। और फिर हमें दिखाते हैं जिनके पंच की वजह से विक्टर सीधा उड़ते हुए जाता है पीछे की तरफ और रिंग से जाकर टकरा जाता है। उसके बाद वो सामने देखता है और सोच रहा होता है क्या ये इतनी पास कब आया। और हमें दिखाते हैं जिन एकदम उसके बिल्कुल नीचे होता है और वो पंच को मारता है सीधा उसके चिन की तरफ, और वो पंच सीधा उसके मुंह पे जाने ही वाला होता है और जिन बिल्कुल तैयार होता है मारने के लिए। और विक्टर के सामने सीधा जिनका पंच होता है, इतने में ही जेम्स चिल्ला के बोलता है रुक जाओ। और जिन जेम्स की तरफ देख रहा होता है सोच रहा होता है क्या अब क्या हुआ। उसके बाद हमें विक्टर दिखाते हैं वो भी जेम्स की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जेम्स बोलता है विक्टर अगले महीने तुम्हारा कंपटीशन है, क्या तुम भूल गए, अगर तुम्हें अभी चोट लगी तो वो मैच तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, तुम ये जानती हो। और जिन विक्टर की तरफ देख रहा होता है, विक्टर भी जिन की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जिन अपने पंच को नीचे करता है और वहां से जा रहा होता है। उसके बाद विक्टर बोलता है ओ मैं हार गया, वो भी ईमानदारी से। और फिर जिन वहीं खड़ा होता है और अपने ग्लव्स उतार रहा होता है और विक्टर की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने साइड में देखता है तो वहां पे सैथ और अकीरा होते हैं और सैथ उसे देख के एकदम स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद जिन उसे ही देख रहा होता है और फिर सैथ बोलता है अकीरा, और अकीरा बोलती है हाँ बॉस। उसके बाद सैथ बोलता है कि दरवाजे को खोल दो, और अकीरा कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही होती है सुन के। उसके बाद वो जाती है और गेट को ओपन कर देती है और फिर सैथ और अकीरा दोनों जिम के अंदर आ रहे होते हैं। उसके बाद सैथ रिंग की तरफ जा रहा होता है और फिर वो जिम के सामने आके रुक जाता है और एकदम हंसते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि अब मेरी टर्न आ चुकी है। और जिन भी एकदम सीरियस होते हुए उसे देख रहा होता है और विक्टर सैथ को देखते हुए बोलता है सैथ, और सैथ बोलता है कुछ नहीं होगा चिंता मत करो। उसके बाद जिन बोलता है सैथ से कि ऊपर आ जाओ। और जेम्स विक्टर अकीरा ये तीनों ये सुनने के बाद सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोला है उससे, और अपना शायद एकदम हंसते हुए बोलता है नहीं तू नीचे आओ। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोलना चाहता है। उसका शायद बोलता है कि वो जगह कुछ ज्यादा छोटी नहीं है हमारे फाइट करने के लिए। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि उन्हें भी उतार के आना। और जिन अपने ग्लव्स की तरफ देखता है बोलता है अच्छा ये इसकी बात कर रहा है। और उसके बाद जिन अपने मुंह से ग्लव्स को उतार देता है और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन अपने दोनों ग्लव्स को नीचे फेंकता है और रिंग पे पैर रखता है और सीधा वहां से जंप करते हुए नीचे आ जाता है। और जिन शायद की तरफ देख रहा होता है, शायद भी जिन की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद जिन चलते हुए शायद के पास आता है और सीधा उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है क्या यहाँ पे कोई रूल्स भी हैं, और शायद बोलता है रूल्स। और जिन सोच रहा होता है क्या हुआ मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। उसके बाद शायद बोलता है क्या हमें उनकी जरूरत है, क्या हम उनके बिना फाइट नहीं कर सकते। और एकदम एक्साइटेड होते हुए बोल रहा होता है ये सब। और जिन भी उसे ऐसे देखने के बाद एकदम हिल गया होता है। उसके बाद शायद बोलता है जिनसे क्यों ना हम शुरू करें। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है
सोच रहा होता है क्या हम कब शुरू करेंगे, लेकिन और जिन सैद की तरफ भी देख रहा होता है, लेकिन इतने में सैद सीधा अपना पंच उसके मुंह पे मारता है और जिन सोच रहा होता है क्या ये इसने कब मारा, वो भी बिना किसी वार्निंग के। और सैद ने अपना पंच मार दिया होता है। उसके बाद जिन नीचे गिर रहा होता है और सैद उसे देख के हंस रहा होता है और जिन अपने पैर की मदद से अपने आप को नीचे गिरने से बचा लेता है और वो उसकी तरफ देख रहा होता है और सैद बहुत ज्यादा खुश होता है ये देख के। उसका हमें दिखाते हैं कैथी जो एकदम गुस्सा होते हुए आ रही होती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो बॉस है सनशाइन ग्रुप का, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई एक रिपोर्टर से कैमरा लेने की। उसके बाद वो अपने साइड में देखती है, सोच रही होती है क्या ये क्या हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाते हैं बॉक्सिंग जिम के अंदर जहाँ पे जिन और सैद की फाइट हो रही होती है, वो उसे ही देख रही होती है और सोचती है क्या ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे। उसका जिन अपनी किक मारता है लेकिन सैद उसे रोक लेता है और सैद जब अपना पंच मारता है तो जिन उसे रोक लेता है और वो दोनों एकदम बराबरी पे होते हैं और कैथी उन्हें ही देख रही होती है बाहर से। उसके बाद वो बोलती है सैद गैंग फाइट कर रहा है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, और हमें दिखाते हैं उसके पीछे सैद के अंकल आ गए होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं रिपोर्टर यून, और कैथी सोच रही होती है क्या अब कौन आया है, और वो एकदम पीछे देखती है तो डर जाती है और वो बोलती है प्रिंसिपल आप यहाँ पे कैसे। और सैद के अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो अपने साइड में देखते हैं जिम के अंदर जहाँ पे सैद और जिन फाइट कर रहे होते हैं और वो दोनों के दोनों एक ही टाइम पे एक दूसरे का अटैक को डॉज कर लेते हैं और जिन सैद की तरफ भगते हुए आ रहा होता है और सैद जिन की तरफ भगते हुए जा रहा होता है। उसके बाद सैद पंच मारता है जिनको, लेकिन दोनों ने एक ही टाइम पे एक दूसरे के अटैक को डॉज कर लिया होता है और सैद के अंकल उन्हें ही देख रहे होते हैं। उसके बाद वो कैथी से बोलते हैं कि रिपोर्टर कैथी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, और कैथी बोलती है क्या किस बारे में, और वो बोलते हैं कि तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है और ज्यादा डिटेल के लिए तुम्हें मेरे ऑफिस में आना पड़ेगा। और कैथी उन्हीं की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या अभी क्या कराएंगे मुझसे। और फिर सैद के अंकल गेट ओपन करते हुए सीधा जिम के अंदर चले जाते हैं और हमें दिखाते हैं जिन और सैद दोनों को दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए तैयार होते हैं। इतने में ही सैद के अंकल एकदम चिल्ला के बोलते हैं रुक जाओ, और यही देखने के बाद जेम्स विक्टर और किरा तीनों के तीनों सोच रहे होते हैं क्या अब कौन आया है, और जिन और सैद भी उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। उसका सैद के अंकल बोलते हैं कि ये बहुत हो चुका है, इसे बंद करो, और सैद एकदम चिल्ला के बोलता है कि आप इंटरफेयर मत कीजिए बीच में। और फिर सैद के अंकल बोलते हैं कि ये एक स्कूल है और यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं, तुम्हें उन्हें फॉलो करना चाहिए। और फिर सैद बोलता है क्या आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन सैद के अंकल बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कोई मजाक नहीं कर रहा और तुम ही थे जिसने मुझे प्रिंसिपल बनाया था स्कूल का, क्या तुम भूल गए। और यही सुनने के बाद सैद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद जिन बोलता है सैद से कि मैं स्कूल की छुट्टी के बाद तुम्हें बाहर मिलूंगा, और सैद उसे ही देख रहा होता है। और जिन बोलता है कि वहाँ पे सिर्फ हम दोनों होने चाहिए और कोई नहीं, और सैद के अंकल इन दोनों को ही देख रहे होते हैं। उसके बाद जिन सैद के सामने जा रहा होता है और सैद उसे ही देख रहा होता है। और फिर सैद बोलता है जिनसे हे लड़के, और जिन एकदम पीछे मुड़ के देखता है, सोच रहा होता है क्या ये मुझे बुला रहा है। उसके बाद सैद बोलता है जिनसे कि कौन ज्यादा ताकतवर है, तुम या फिर मेरी मॉम, और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो शांत होता है और वो बोलता है कि मैं आज तक किसी से हारा नहीं हूँ, और यही बोल के वो वहां से चला जाता है और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है और यही सुनने का तो वो एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जापान जहाँ पे 3 हेडेड घोस्ट गैंग की बिल्डिंग थी और इनमें से एक है 3 हेडेड घोस्ट गैंग का मेंबर है, उसका नाम है क्यामा, और ये दूसरा वाला है सकुराई होगा और इसका नाम ऑस्कर भी है। और फिर हमें दिखाते हैं कि ली गेट खुल के अंदर की तरफ आ रहा होता है और ऑस्कर उसे ही देख रहा होता है। उसके बाद ली बोलता है ऑस्कर से कि तुम कुछ ज्यादा जल्दी आ गए, और हमें बताते हैं इसके बारे में कि ये ब्लैक ट्रिप मंडोई का वाइस चेयरमैन है, उसका नाम जॉन ली है। और काइल इसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद ली इनके पास आता है और वो ऑस्कर के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो उसे ही देख रहा होता है और ऑस्कर भी उसे देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं पीछे से कोई आता है और वो एकदम बोलता है हेलो हेलो, क्या मैं कुछ ज्यादा जल्दी आ गया हूँ। और हमें दिखाते हैं ये होता है फ्रांस का फेंसिंग चैंपियन और इसका नाम होता है पियरे स्टीफन, और मैंने दोस्तों बोला था मैं इसे स्टीफन ही बोलूंगा। उसका स्टीफन बोलता है हे सनग्लासेस वाले मेरे लिए टी लेके आओ, और फिर वो बोलता है कि मुझे टी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर काइल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है यही सुन के। उसके बाद वो टी के कप को ले जाता है और सीधा उसके सामने पटक देता है और वो बोलता है ओहो मैं तो डर गया, आराम से। और फिर स्टीफन काइल की तरफ दिख रहा होता है, काइल भी गुस्सा होते हुए उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका स्टीफन कप को उठाता है और वो बोलता है हाँ खुशबू तो अच्छी आ रही है। उसके बाद हमें दिखाते हैं होगारिया जो बोल रहा होता है आखिरकार हम यहाँ पे पहुंच ही गए, और हमें होगारिया के बारे में बताते हैं ये ब्राजील का जिजित्सु चैंपियन है और इसके बगल में कैप्टिवा होता है जिसके बारे में कुछ नहीं पता। और वो दोनों के दोनों अंदर की तरफ आ रहे होते हैं और ऑस्कर जॉन ली और स्टीफन और काइल ये सब की सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कैप्टिवा भी इन सबको देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं ये सब आगे चेयर पे बैठ जाते हैं और होगारिया बोल रहा होता है कि अभी भी कुछ सीट खाली हैं, ऐसा क्यों है। उसका जॉन ली बोलता है कि जो चाइना के बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंपटीशन के दिन हमें ज्वाइन करेंगे। और फिर
होगारी बोलता है पर फिर भी 2 सीट तो खाली है ना। और इसके रिप्लाई में ली बोलता है कि वो कोरिया से हैं और वो भी कंपटीशन का दिन ही आएंगे। और यही सुनने के बाद होगारी को एकदम गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है कि कुछ लोगों को तो 14 घंटे प्लेन में बैठ के आना पड़ रहा है, ऐसा क्यों। और फिर हमें दिखाते हैं कोई बोलता है कि कोरिया से मैं हूँ। और हमें दिखाते हैं ये शायद की मॉम होती है जो गेट से आ रही होती है। और इन्हें देखने के बाद काइल, ऑस्कर और ली तीनों के तीनों डर जाते हैं। और होगारिया उनकी तरफ देख के सोच रहा होता है क्या ये कौन है। और कैप्टिवा भी उन्हें नहीं जानता। और फिर स्टीवन बोल रहा होता है कि लेडी मुझे लगता है कि तुम गलत रूम में आ गई हो। और सैथ की मॉम उन सबको ही देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं ली जो याद कर रहा होता है जब सैथ पे अटैक हुआ होता है और वो याकुजा ने अटैक किया होता है उसके स्कूल पे, जहाँ पर ली और उसका भाई और उसका बॉडीगार्ड तीनों दूर से बिल्डिंग से उसे देख रहे होते हैं। फिर वो अपने पीछे देखते हैं एकदम जहाँ पे सैथ की मॉम होती है। और फिर वो एकदम उनके पीछे आके खड़ी हो जाती है और ली उन्हें ही देख रहा होता है और सैथ की मॉम भी उन्हें ही देख रही होती है। और ली यही सब याद कर रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। वो उसके बाद सैथ की मॉम अपने लेफ्ट में देखती हैं और अपने राइट में देखती हैं। उसके बाद वो बोलती हैं कि मास्टर बैंक कहाँ पे है। और यही सुनने के बाद जिन एकदम शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है क्या इन्हें कैसे पता कि मास्टर बैंक आने वाले हैं यहाँ पे। उसके बाद सैथ की मॉम बोलती हैं कि मास्टर बैंक को बता देना। और ली सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद सैथ की मॉम एकदम गुस्से से बोलती है कि मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ, ये उन्हें बता देना। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ की मॉम का घर जहाँ पे जिन सो रहा होता है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और वो बिस्तर से खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो नीचे आता है सीढ़ी उतर के और वो देखता है सामने जहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर वो अपने आसपास देख रहा होता है। वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है। उसके बाद वो बेसमेंट में आ जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। वो मेडिटेट कर रहा होता है और सोच रहा होता है अपने और सैथ के बीच के फाइट के बारे में, जहाँ पे उसकी इमेजिनेशन के अंदर सैथ और जिन दोनों के दोनों फाइट कर रहे होते हैं। और सैथ पंच मारता है जिन को और जिन उसको पकड़ लेता है। उसके बाद जिन किक मारता है तो सैथ उसकी टांग को पकड़ लेता है। और इसी तरीके से जिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है और बेसमेंट से बाहर आ जाता है। और फिर वो बाहर आके देखता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ के टीचर गई कहाँ है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जिन स्कूल के अंदर आ रहा होता है और 2 बच्चे बात कर रहे होते हैं। और फिर ये लड़का बोलता है कि हमारे स्कूल का न्यूज चैनल है, क्या तुमने इसे देखा है। और फिर वो लड़का अपने फोन में देखता है और बोलता है क्या ये। और उसे देखने के बाद वो एकदम बोलता है क्या सच में ये हुआ भी है। उस आर्टिकल के अंदर हमें दिखाते हैं उसके अंदर लिखा होता है यंग जिन एथलेटिक पब्लिक हाई स्कूल एक स्कूल वायलेंस का। और उसके अंदर जिन और विक्टर के मैच की फोटो होती है लेकिन जिनका चेहरा ब्लर किया गया होता है। और जिस लड़के के हाथ में फोन होता है वो बोलता है पर ये विक्टर की बगल में कौन है। उसके बाद वो अपने फोन की स्क्रीन को ऊपर करते हुए बोल रहा होता है कि ये हमारी क्लास के मिस्ट्री गाय जैसा लग रहा है। और ये दूसरा लड़का बोलता है हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला। उसके बाद ये बोलता है क्या विक्टर ने इसके साथ फाइट की थी। और जिन उन्हीं की बगल से जा रहा होता है लेकिन वो उनसे कुछ नहीं बोलता, वो एकदम सामने की तरफ जा रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ की कार जिसके अंदर वो बैठा होता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और वो न्यूज़पेपर को देख रहा होता है जिसके अंदर लिखा होता है सनशाइन ग्रुप के यंग सक्सेसर सैथ कैंग जिन्होंने स्कूल के अंदर वायलेंस किया और इस वजह से उनके ग्रुप पे भी असर पड़ रहा है इसका। और हमें दिखाते हैं उसकी साइड में एक पेपर और पड़ा होता है जिसपे लिखा होता है क्या यंगजिन एथलेटिक पब्लिक हाई स्कूल अपनी रेपुटेशन को बनाए रखेगा जब उसका पास्ट रिवील हो जाएगा। और शायद यही पढ़ने के बाद एकदम सीरियस होते हुए बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ ये करना चाहते हो। और फिर हमें दिखाते हैं सैथ की कार स्कूल के अंदर आ रही होती है और सैथ के अंकल खिड़की के पास खड़े होकर उसे ही देख रहे होते हैं। और इस न्यूज को सोफी के डैड ने भी पढ़ लिया होता है और वो उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं कोई उनके दरवाजे पे नॉक नॉक करता है और फिर वो अंदर आता है, बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन सोफी के डैड बोलता है क्या हुआ। उसके बाद वो आदमी बोलता है सोफी के डैड से कि हमें ये रिपोर्ट मिली है पर ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। और सोफी के डैड बोलते हैं एक रिपोर्ट, ये क्या है। उसके बाद वो बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो। और वो बोलता है हाँ ठीक है सर। और फिर जब सोफी के डैड इस रिपोर्ट को खोलते हैं और उसे देखते हैं तो एकदम शॉक हो जाते हैं। और इस रिपोर्ट की हेडिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सनशाइन ग्रुप के अकाउंट्स। और सोफी के डैड इसे ही देख रहे होते हैं और एकदम बोलते हैं क्या ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे। और फिर सोफी के डैड ने सारे पेपर्स पढ़ लिए होते हैं, वो उन्हीं की टेबल पे होते हैं। उसके बाद उनके पास फोन आता है और वो फोन को उठाते हैं और वो बोलते हैं हेलो। और सामने से बोलते हैं मैं यंगजन एथलेटिक पब्लिक हाई स्कूल का चेयरमैन बोल रहा हूँ। और सोफी के डैड ये सुनने के बाद एकदम हिल जाते हैं, सोच रहे होते हैं क्या सैथ के अंकल क्यों फोन कर रहे हैं। उसका सोफी के डैड बोलते हैं सैथ के अंकल से कि तुम क्या करना चाहते हो आखिरकार। उसके बाद सैथ के अंकल बोलते हैं चलो ठीक है मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ, प्लीज अरेस्ट कर लो सैथ को। नहीं मेरा मतलब है चेयरमैन कैंग को। और सोफी के डैड ये सुनने के बाद एकदम शॉक में होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं, ये अपने खुद के बॉस को अरेस्ट करा रहे हैं पर क्यों। और फिर सोफी के डैड बोलते हैं सैथ के अंकल से क्या आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद सैथ के अंकल बोलते हैं कि मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता पर यही सबसे अच्छा तरीका है चेयरमैन कैंग को रोकने के लिए। और सोफी के डैड ये सब सुनने होते हैं। उसके बाद हमें दिखाती है जिन हाई स्कूल क्लास के अंदर जिन बैठा होता है और उसके सामने एरा आती है और वो बैठ जाती है तुम कुछ तो हो, तुमने दोबारा से कल फाइट की। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद एरा पूछती है जिनसे क्या तुमने सैथ और विक्टर दोनों को हरा दिया।
और जिन उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद एरा बोलती है, ए कम ऑन, मुझे बताओ क्या हुआ आखिरकार कल। और फिर कोई उसे बुलाता है जिन, और जिन उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर जिन उसकी तरफ देख रहा होता है और ये सैद के अंकल होते हैं, वो बोलते हैं जिन से कि मुझे बाहर आके मिलो 2 सेकंड के लिए। और जिन बोलता है हाँ ठीक है। और ये देखने के बाद पूरी क्लास एकदम शॉक में होती है और सोच रही होती है कि पहले ब्रॉक और चेयरमैन आखिर ये करना क्या चाहते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं चेयरमैन का ऑफिस, जिसके अंदर सैद के अंकल और जिन बैठे होते हैं। उसका सैद के अंकल बोलते हैं जिनसे कि मैंने सुना है कि तुम्हें कुछ ज्यादा परेशानी हुई है पिछले कुछ दिनों में। और जिन उन्हीं की तरफ दिख रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। और उसके बाद सैद के अंकल अपने कोट में हाथ डालते हैं और उसके बाद वो एक लेटर निकालते हैं और वो जिन को देते हैं। और जिन सोच रहा होता है कि आखिर ये है क्या। उसके बाद सैद के अंकल बोलते हैं कि इसे पढ़ो, और वो बोलता है हाँ ठीक है। और फिर जिन उस लेटर को निकाल के पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है आखिर ये है क्या। और उस लेटर के अंदर लिखा होता है, सैद ने जो सारी परेशानी की है मैं उसे संभाल लूंगी, लेकिन जब के लिए उसे रोक के रखो। अगर मैं वापस नहीं आती तो बाकी सब कुछ जिन पे छोड़ देना। और जिन यही सब पढ़ने के बाद उसी लेटर को देख रहा होता है। उसका सैद के अंकल उसे ही देख रहे होते हैं। उसका जिन बोलता है सैद के अंकल से कि मेरे मास्टर के साथ आखिर हो क्या रहा है, आखिर वो कहीं कहाँ पे है। और सैद के अंकल बोलते हैं कि वो जापान गई हैं। और जिन बोलता है जापान, लेकिन वहां पे क्यों। फिर सैद के अंकल बोलते हैं कि वहां पे फाइट होने वाली है और वो अपनी जान खतरे में डाल के वहां पे गई हैं। और जिन पूछता है सैद के अंकल से, क्या सच में। और सैद के अंकल बोलते हैं हाँ। और सैद के अंकल जिनको देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम परेशान नहीं हो अपने टीचर के लिए। और फिर जिन बोलता है कि अगर ये बात मेरी मास्टर की हो रही है तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। और सैद के अंकल जिनको ही देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या इसे इतना भरोसा कैसे है। उसका जिन बोलता है कि अगर और कुछ नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सैद के अंकल बोलते हैं हाँ ठीक है। उसका जिन गेट के पास जाके रुकता है और वो बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, पर आप किसके बारे में चिंता कर रहे हैं इतनी। और सैद के अंकल उसे ही देख रहे होते हैं। उसका जिन बोलता है कि मेरी मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैद की कार जो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है और उसके अंदर बॉब, अकीरा, सैद बैठे होते हैं। उसके बाद बॉब नोटिस करता है कोई कार उसके पीछे आ रही होती है। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ाता है कार की और वो कार दूसरी डायरेक्शन में जा रही होती है और 2-3 व्हाइट कार उसे फॉलो भी कर रही होती हैं। इसी वजह से बॉब अपनी कार की डायरेक्शन बदल देता है और वो दूसरी तरफ जा रहा होता है और उनमें से अभी भी एक व्हाइट कार उनके पीछे आ रही होती है और ये बॉब कार के मिरर से देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है बॉस, और सैद सोच रहा होता है क्या अब क्या हुआ। उसके बाद बॉब बोलता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। और सैद बोलता है क्या। उसके बाद बॉब बोलता है क्या हम उन्हें चकमा देके आगे निकल जाएं। लेकिन सैद बोलता है नहीं, उन्हें छोड़ दो, उन्हें जो करना है करने दो। उसके बाद हमें दिखाते हैं आईसी एयरपोर्ट, जहाँ पे सैद की कार आकर रुक गई होती है और उसमें से अकीरा, बॉब और सैद निकल आते हैं और वो सामने की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इतने में ही वो दोनों व्हाइट कार आके भी वहीं पे रुक जाती हैं और सैद उनकी तरफ ही देख रहा होता है क्या ये कौन है। उसके बाद सैद बोलता है कि तुम लोग कौन हो। और वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं जो सैद को ही देख रहे होते हैं और उसे घेर लिया होता है। उसका सभी के डैड आते हैं और बोलते हैं सैद कैंग। और सैद उन्हीं की तरफ दिख रहा होता है, सोचता है क्या ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि हमें बात करने की जरूरत है। और फिर हमें दिखाते हैं सोफी के डैड के सामने सैद बैठा होता है और सैद उन्हें देख रहा होता है और वो सैद को देख रहे होते हैं। उसके बाद वो सैद के सामने एक फाइल रखते हैं और सैद उस फाइल को उठाता है और वो देखता है उसके अंदर, तो वो एकदम शॉक हो जाता है, सोच रहा होता है क्या ये इनके पास कैसे आया। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि एविडेंस सनशाइन ग्रुप के खिलाफ है और इसके अंदर बताया गया है कि सनशाइन ग्रुप ने $15 मिलियन का फ्रॉड किया है। वह शायद उसे ही देख रहा होता है अच्छे से। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि $3 मिलियन अनपेड टैक्स है जो अभी भी तुम्हारी कंपनी ने भरा नहीं है और कुछ इलीगल फंड्स भी हैं जो तुम्हारी कंपनी के अंदर हैं। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है ये सारी इन्फॉर्मेशन इनके पास कैसे आई। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं शायद से कि जब हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तब अरेस्ट वारंट निकलेगा। और शायद ये सुन के फाइल को नीचे पटक देता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे अपनी कंपनी के लॉयर से बात करनी है। और सोफी के डैड एकदम चिल्ला के बोलते हैं शायद क्या तुम अभी भी मना करना चाहोगे इसे। और शायद उनकी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि आप संभाल के बोलिए जो भी आप बोल रहे हैं। और सोफी के डैड बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हो तुम। और शायद बोलता है क्या मैं आपको अभी भी वो 2 साल पहले का लड़का लग रहा हूँ जिसे आपने देखा था, क्या आप भूल गए कि मैं कौन हूँ। और सोफी के डैड उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोलना चाह रहा है मुझसे। उसके बाद वो रूम से बाहर निकल आते हैं और शायद अंदर बैठा होता है। उसके बाद उनकी बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है उनसे कि अब आप क्या करेंगे। और सोफी के डैड बोलता है कि हमारे पास और कितना टाइम है इसे रोकने के लिए। और उसके बाद वो आदमी बोलता है सोफी के डैड से कि हमारे पास कोई ऑफिशियल वारंट नहीं है और लॉयर भी बहुत ज्यादा हंगामा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हम इसे जाने दें। और शायद उसी रूम के अंदर बैठा होता है। उसके बाद सोफी के डैड बोलते हैं कि अगर हमारे पास वारंट आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम। और वो आदमी बोलता है तभी हमारे लिए ज्यादा आसान नहीं होगा क्योंकि जो हमारे पास एविडेंस है उसका सोर्स हमें नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं, तो इसलिए हम उनको अच्छे से प्रूफ भी नहीं दे सकते। उसका सोफी के डैड बोलते हैं उससे तो क्या हम इसे इस कंट्री के अंदर रोक नहीं सकते। और वो आदमी बोलता है कि इसकी चिंता आप मत कीजिए, इसे मैं संभाल लूंगा, मैं ऐसा करूंगा ताकि वो इस कंट्री से
बाहर ही ना जा सके जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और सोफी के डैड बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसा ही करो। और सैद भी वहीं बैठा होता है। उसके बाद वो बोलते हैं उस आदमी से ठीक है उसे जाने दो और ये ध्यान रखना कि वो कंट्री को छोड़ ना सके और कोई इस पे नजर रखने के लिए भी रखो। और वो आदमी बोलता है हाँ सर ठीक है। और फिर हमें दिखाते हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट का प्रोसिक्यूटर ऑफिस जिसके अंदर से सैद आ रहा होता है और अकीरा बॉब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उसके बाद वो उसके पास जाते हैं और बॉब बोलता है सैद से कि मुझे लगता है ये आपके अंकल ने किया है। और सैद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अकीरा की तरफ देखता है और वो बोलता है कि जापान के बारे में क्या हुआ। और अकीरा बोलती है कि वो बिल्कुल तैयार है और सैद वहां से जा रहा होता है। फिर वो बोलती है पर, और वो एकदम डरते हुए बोलती है पर आपकी मॉम वहाँ पे है। और ये सुन के सैद एकदम शॉक हो गया होता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सोच रहा होता है क्या वो क्या कर रही है वहाँ पे। और उसके बाद वो एकदम गुस्सा होते हुए अकीरा की तरफ देखता है और अकीरा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी मॉम ने ऑर्डर दिया है आपके अंकल को ताकि वो आपको रोक सके कंट्री छोड़ने से। उसका सैद बोलता है क्या कहा तुमने, क्या मैं ये कंट्री छोड़ नहीं सकता, क्या इसके अलावा और कोई रास्ता है। और बॉब बोलता है कि ये सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए मैं इसका इंतजाम कर लूंगा। बहुत सारी बोट हैं जो जापान जाती हैं लीगल तरीके से। और फिर सैद वहां से जा रहा होता है। वो अपनी टाई ढीली करता है और वो बोलता है कि अच्छा तो वो सब मेरे साथ ऐसा करना चाहते हैं ठीक है। और एकदम गुस्से में बोल रहा होता है ये सब। उसके बाद में दिखाते हैं जापान का रॉयल होटल जिसके अंदर सैद की मॉम होती है और वो विंडो से देख रही होती है बाहर की तरफ। उसके बाद वो याद करती है कि वो अपने कैफे में बैठी होती है सैद के साथ। उसके बाद वो पूछती है सैद से क्या स्कूल से आके तुम थक नहीं गए। और सैद बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद वो देखती है बाहर एक कार आके रुकती है और वो उसे ही देख रही होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैद के डैड निकलते हैं उस कार से और वो कैफे की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसके बाद सैद की मॉम बाहर आती है और वो बोलती है कि तुम यहाँ पे ऐसे अचानक नहीं आ सकते। और सैद के डैड बोलते हैं कि मैं कहीं पे जा रहा था तो मैंने सोचा मिलता हुआ चलूं। और सैद की मॉम उन्हीं की तरफ देख के सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो अंदर की तरफ देखते हैं जहाँ पे सैद बैठा होता है। वो अपनी कॉफी एंजॉय कर रहा होता है और सैद की मॉम और सैद के डैड दोनों उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद सैद की मॉम बोलती है उनसे क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो। और सैद के डैड यही सुन के एकदम उदास होते हैं। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। और वो बोलती हैं पर क्यों, तुम जा ही क्यों रहे हो। उसके बाद सैद के डैड एकदम खुश होते हुए बोलते हैं कि इस काम के बाद हम सब मिलके रहेंगे, तुम मैं और मेरा बेटा। और सैद की मॉम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं और सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद सैद के डैड बोलते हैं सैद की मॉम से कि मैं शशान को एक लीगल कंपनी बनाने जा रहा हूँ, एक साफ सुथरी कंपनी जिसपे कोई भी हाथ नहीं उठा सकता। और सैद की मॉम को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं सैद के लिए एक अच्छा फादर बनना चाहता हूँ, मुझ पे विश्वास करो। और फिर सैद की मॉम उनकी तरफ देखती हैं और वो बोलती हैं क्या सच में। लेकिन इतने में ही सैद के डैड उन्हें हक कर लेते हैं और वो दोनों एक दूसरे के गले लगे होते हैं। और सैद की मॉम उन्हें देख रही होती हैं और वो एकदम हंसते हुए बोलते हैं चिंता मत करो मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और फिर सैद के डैड की कार वहां से जा रही होती है। उसके अंदर सैद के अंकल बैठे होते हैं और उसके डैड बैठे होते हैं और सैद की मॉम उन्हें पीछे से देख रही होती हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं जहाँ पे सैद की मॉम सोच रही होती हैं कि काश मैंने उन्हें रोक लिया होता उस दिन। उसके बाद कोई उनके गेट को नॉक कर रहा होता है और वो देखती हैं। उसके बाद वो जाके गेट खोलती हैं और वो नहीं देख रही होती हैं बाहर की तरफ। और उनके गेट के बाहर काइल खड़ा होता है, उसके साथ ऑस्कर होता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे माफ करना मैंने आपको परेशान किया। और सैद की मॉम बोलते हैं क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उसके बाद ऑस्कर बोलता है सैद की मॉम से कि मैं पुरानी कलाओं के मास्टर से पूछना चाहता था क्या वो मुझे सिखा सकती हैं। और वो सैद की मॉम की तरफ देख रहा होता है। सैद की मॉम भी उसे ही देख रही होती हैं। उसके बाद सैद की मॉम बोलती है क्या तुम जापानीज मार्शल आर्ट के फॉर्मल सक्सेसर हो। और वो बोलता है हाँ मैं हूँ। और फिर सैद की मॉम बोलती है ऑस्कर से कि कंपटीशन के लिए सिर्फ थोड़े दिन बचे हैं, तुम यहाँ पे क्या करना चाहते हो। और ऑस्कर बोलता है सैद की मॉम से कि जैसे आपको इंटरेस्ट नहीं है इस कंपटीशन में वैसे मुझे भी नहीं है। और सैद की मॉम बोलती है क्या सच में। उसके बाद वो बोलती है काइल से काइल क्या यहाँ पे कोई शांत जगह है जहाँ पे हम बात कर सकें। और काइल उनकी तरफ देखता है और बोलता है हाँ है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो होटल की छत पे आ गए होते हैं और काइल के सामने सैद की मॉम खड़ी होती हैं और उनके पीछे ऑस्कर आगे खड़ा हो जाता है। उसके बाद सैद की मॉम बोलती हैं अच्छा तो तुम यहाँ पे हो। और ऑस्कर बोलता है हाँ मैं यहाँ हूँ। और सैद की मॉम उन्हीं की तरफ देख रही होती हैं। उसके बाद ऑस्कर बोलता है तो क्या हम शुरू कर सकते हैं। और सैद की मॉम उन्हीं की तरफ देख रही होती है पीछे मुड़ के। लेकिन ऑस्कर बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधा अपने हाथ को पीछे करता है और सीधा अपना हिडन वेपन उनकी तरफ फेंक देता है। और ये निंजा स्टार्स होते हैं जो सैद की मॉम की तरफ जा रहे होते हैं। और सैद की मॉम बिल्कुल नहीं हिलती और वो सामने की तरफ ही देख रही होती हैं। और फिर वो सीधा जंप करती हैं और उन स्टार से बच जाती हैं। लेकिन ऑस्कर यहीं पे नहीं रुकता, वो और वेपन फेंक देता है सैद की मॉम की तरफ हवा में ही ताकि सैद की मॉम उनसे बच ना सके। लेकिन सैद की मॉम अपनी बॉडी को हवा में मूव करते हुए सीधा उससे बच जाती हैं और वो वेपन सीधा जाके काइल की बगल में जाके लगते हैं। और काइल को पसीना आ रहा होता है, वो सोच रहा होता है ये सब मेरी तरफ ही क्यों फेंक रहे हैं। और फिर सैद की मॉम लैंड करती हैं और वो एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं जहाँ पे ऑस्कर एकदम हवा में उनकी तरफ आ गया होता है अपने वेपन को लेके। और वो सैद की मॉम की तरफ देख रहा होता है। सैद की मॉम भी एकदम तैयार होती हैं और एकदम निंजा स्टार फेंक देती हैं उसकी तरफ। लेकिन ऑस्कर लास्ट टाइम पे अपनी मुंडी को मूव करते हुए उससे बच जाता है। लेकिन उसे अभी भी स्क्रैच लग गया होता है और वो सोच रहा होता है क्या मैंने इन पे पहले अटैक किया था, क्या उस समय इन्होंने ये स्टार ले लिया।
लिया। और उसके बाद वो अपने ऊपर देखता है जहाँ पे सेतकुम होती है और सोच रहा होता है ये वहाँ पे कब पहुंची। उसके बाद सेतकुम उसे किक मारती है, वो एकदम पीछे हटते हुए बच जाता है। और उसके बाद सेतकुम बोलते हैं कि खाली हाथ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या मैं भी वेपन यूज कर सकती हूँ। और उसका सोच रहा होता है क्या इनके पास कौन सा वेपन है। उसका सेतकुम अपने बटन खुली होती है एक एक करके, और ऑस्कर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सेतकुम ने अपनी कमर पे एक वेपन बांध रखा होता है। इसके बाद वो उसे पकड़ती हैं और अपने कमर से निकाल लेती हैं, और उनका वेपन एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है और एक तलवार में बदल जाता है। उसके बाद वो बोलती हैं ऑस्कर से कि तुम क्या कर रहे हो। ऑस्कर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलती हैं कि तुम आओगे या फिर मैं शुरू करूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं जिन जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने हाथों पे स्टैंड लेके। उसका वो एकदम पीछे की तरफ झुकता है और आगे छलांग मारता है, और वो अपने हाथों को देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने पैर को आगे करता है और वो और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो कुछ नोटिस करता है और वो बोलता है हाँ ठीक है अकीरा, क्या तुम बाहर नहीं आओगी। और अकीरा बोलती है जिन से क्या तुम जानते थे कि मैं यहाँ पे हूँ। और जिन बोलता है हाँ लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसका बाद अकीरा एकदम हेजिटेट करते हुए बोलती है मैं यहाँ पे, वो ऐसी बात है कि। और जिन सीधा अकीरा से बोलता है क्या सैद ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है। और अकीरा सोच रही होती है क्या इसे कैसे पता चला ये। उसके बाद वो बोलती है हाँ। उसके बाद जिन बोलता है अकीरा से कोई बात नहीं, तुम्हारी भी कोई मजबूरी है, और ये बताओ मुझे कहाँ पे जाना है। और अकीरा उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। उसके बाद वो बोलता है क्या सैद ने तुम्हें यहाँ पे इसलिए नहीं भेजा कि वो मुझसे फाइट करना चाहता है। और फिर अकीरा बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है। उसके बाद वो एक लेटर देती है जिनको, और जिन उसी लेटर को देख रहा होता है सोचता है क्या ये क्या दे रही है मुझे। उसके बाद अकीरा बोलती है जिनसे कि उनने कहा है कि वो जापान जा रहे हैं और वो तुम्हारा वहां पे इंतजार करेंगे। और जिन उस लेटर को पकड़ लेता है। उसके बाद वो बोलता है जापान। और फिर अकीरा जिनकी केयर करते हुए बोलती है अगर तुम नहीं जाना चाहते तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं बॉस को और कुछ बता दूंगी। लेकिन जिन बोलता है कि मास्टर भी वहाँ पे हैं। और अकीरा सोच रही होती है क्या इसे ये कैसे पता चला। उसके बाद वो बोलती है हाँ वो वहाँ पे ही है। और जिन बोलता है ठीक है चलो चलते हैं जापान, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। और वो बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोल रहा होता है ये। और अकीरा सोच रही होती है क्या इसकी क्या कंडीशन हो सकती है अब। और जिन एकदम हंसते हुए बोलता है क्या हम साथ में उड़ के जा सकते हैं वहाँ पे। और अकीरा बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद अकीरा वहां से जा रही होती है और वो बोलती है कि कुछ टाइम लगेगा तुम्हारा पासपोर्ट बनाने में, तो मैं तुम्हें बता दूंगी जब वो रेडी होगा। और जिन बोलता है हाँ ठीक है। और जिन अकीरा के सामने स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। और फिर हमें दिखाते हैं बोट जो समुद्र में जा रही होती है, उसके अंदर सैद होता है और बॉब होते हैं। और उसके बाद बॉब अपनी टॉर्च जला के सिग्नल दे रहा होता है दूसरे इंसान को, और जो पोर्ट पे खड़ा होता है वो भी टॉर्च जला के वहां पे सिग्नल दे रहा होता है बॉब को, और बॉब उसे देख लेता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं जैब होता है जो उसे सिग्नल दे रहा होता है। उसके बाद बॉब बोलता है जैब से जैब यहाँ पे यहाँ पे। और जैब बोल रहा होता है चेयरमैन और रोड यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद बॉब बोलता है शायद से कि बॉस हम यहाँ पे पहुंच गए। और शायद उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, वो वहीं पे खड़ा होता है अपनी जेब में हाथ डाल के। और फिर हमें दिखाते हैं ऐसी एयरपोर्ट जहाँ पे प्लेन खड़े होते हैं, और उनमें से एक प्लेन के अंदर जिन भी होता है वो एकदम खुश होते हुए बोल रहा होता है वाह ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं प्लेन के अंदर कभी बैठा हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और अकीरा बोलती है क्या ये तुम्हें इतना अच्छा लगा। और वो एकदम अकीरा की तरफ देखते हुए बोलता है हाँ मैं हमेशा से एक प्लेन के अंदर बैठना चाहता था, पर आज मैं बैठ ही गया। और अकीरा बोलती है हाँ तुम कभी कभी तो बच्चे जैसे लगते हो पर। और जिन बोलता है क्या। उसका हमें दिखाते हैं अकीरा सोच रही होती है जिन और सैद की फाइट, जब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे से इतनी बुरी तरीके से फाइट कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे को मार ही देंगे। और उसके बाद अकीरा बोलती है जिनसे कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिन बोलता है अकीरा से तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अकीरा उसकी तरफ देखती है और सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। और फिर वो एकदम हंसते हुए बोलता है अकीरा से कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद में दिखाते हैं नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ पे जिन पहुंच गया होता है, वो एकदम सुस्तारा होता है और वो बोलता है आखिरकार हम यहाँ पे पहुंच ही गए, वो भी इतनी जल्दी। और अकीरा उसके बगल में ही खड़ी होती है। फिर उसके सामने एक कार आके रुकती है और अकीरा उसे देख रही होती है। उसके अंदर से हमें दिखाते हैं एक आदमी निकलता है, कायल होता है जो उन्हें लेने आया होता है, और वो सामने की तरफ भी दिख रहा होता है जहाँ पे अकीरा उसे ग्रीट करती है। और जिन उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता, वो बोल रहा होता है अकीरा देखो वो क्या है वो क्या है। उसका वो देखता है कायल की तरफ और कायल बोलता है अकीरा से कि हमें जाना है, कार के अंदर बैठ जाओ। और अकीरा बोलती है हाँ ठीक है। और जिन पूछता है अकीरा से कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। और अकीरा बोलती है जिन से कि जब हम वहाँ पे पहुंच जाएंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। और फिर जिन कार के अंदर बैठ रहा होता है उसका तो वो कुछ नोटिस करता है और वो एकदम शॉक होते हुए सीधा एकदम खड़ा होता है और वो देखता है साइड में चारों तरफ। और अकीरा बोलती है जिन क्या हुआ, लेकिन जिन उसकी कुछ नहीं सुनता, वो सामने की तरफ ही देख रहा होता है एकदम गुस्से से। और उसके सामने बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में वो देखता है मास्टर बैंक को और वो भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो बहुत सारे लोगों के बीच में से जा रहे होते हैं। और अकीरा बोलती है जिन से जिन क्या हुआ, लेकिन जिन उसकी बात नहीं सुनता, उसके बहुत ज्यादा पसीना आ रहे होते हैं और वो उसे ही देख रहा होता है सामने की तरफ।
और अकीरा और काइल भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ऐसे क्या हुआ। और फिर हमें दिखाते हैं काइल की कार जिसके अंदर अकीरा जिन बैठे होते हैं और जिन बाहर की तरफ देख रहा होता है एकदम सीरियस होते हुए। उसके बाद अकीरा बोलती है जिन से कि क्या हुआ जिन, तुम परेशान क्यों हो। और जिन बोलता है अकीरा से कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लग रहा है कि मुझे कार के अंदर बैठने की आदत नहीं है। और अकीरा बोलती है क्या सच में ऐसी बात है। और वो बोलता है हाँ ऐसी बात है, चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। उसका अकीरा बोलती है जिनसे कि मैंने तुम्हारे लिए एक होटल बुक किया है, तुम बहुत ज्यादा थक गए होगे, तुम वहाँ पे आराम कर सकते हो। और जिन बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है क्या सच में एक होटल। और अकीरा बोलती है हाँ सच में। और काइल उन्हें देख रहा होता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद जिन बोलता है क्या वहाँ पे मास्टर भी होंगी। और अकीरा बोलती है हाँ शायद हो सकती है। उसके बाद जिन बोलता है हाँ ठीक है ये अच्छा होगा। और वो बाहर की तरफ ही देख रहा होता है। उसको हमें दिखाते हैं शायद जो इलीगल तरीके से जापान के अंदर आ गया होता है और जैब उससे बोल रहा होता है बहुत साहब अपने लंबे सफर के बाद थक गए होगे। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद बॉब बोलता है जैब से जैब लेकिन ये कचड़े का ढेर क्या कर रहा है वहाँ पे। और जैब बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं था बेवकूफ, मैं क्या करता, बस जो मेरे को मिला मैं वही ले आया। लेकिन शायद बोलता है ठीक है चलो यहाँ से। और बोलता है ठीक है सर। उसके बाद में दिखाते हैं कि जैब अपनी गाड़ी लेके आ रहा होता है और उसके अंदर बॉब बैठा होता है और वो बोलता है कि मुझे चलाना चाहिए था, मैंने बोला था। लेकिन जैब बोलता है क्या तुम्हारे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है। और जैब सोच रहा होता है क्या इसके पास है या नहीं। उसके बाद वो पूछता है जैब से कि तुम्हारे पास है एक। और जैब बोलता है हाँ मैं हमेशा से तैयार रहता हूँ। और बॉब एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है हाँ जरूर जरूर। और शायद उनकी बातें सुन रहा होता है पीछे बैठ के। और शायद पूछता है जैब से कि कितना और टाइम लगेगा। और जैब बोलता है कि अभी बहुत लंबा रास्ता है तो मुझे लगता है कि आपको आराम करना चाहिए बॉस। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और आराम कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि इसकी गाड़ी सामने की तरफ जा रही होती है और फिर वो स्टेडियम के पास पहुंच जाती है और एंट्री गेट से अंदर जा रही होती है। लेकिन गेट पे उन्हें कुछ लोग रोक लेते हैं, बोलते हैं रुक जाओ रुक जाओ। और जैब बोलता है कि ये मैं हूँ, मुझे अंदर जाने दो। फिर उसके बाद वो रास्ता खाली कर देते हैं और जैब की गाड़ी अंदर जा रही होती है। उसके बाद वो अंदर जाके रुक जाती है और शायद उसमें से निकल आता है और वो सामने की तरफ स्टेडियम को ही देख रहा होता है। उसके बाद शायद की तरफ कोई आ रहा होता है और ये ली होता है। वो बोलता है शायद से कि चेयरमैन आप आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि आपने सब कुछ तैयार कर लिया होगा। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं एक कार और आती है उनके पीछे और ली उसे देख के बोलता है क्योंकि हम लोग पहले से तैयार हैं। और शायद सोच रहा होता है ये कार किसकी है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कार का गेट खुलता है और उसमें से किसी की आंखें चमक रही होती हैं और फिर कोई भी उसमें से बाहर निकलता है और ये और कोई नहीं होता है, मास्टर बैंग होते हैं, उसके साथ एक आदमी और होता है। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद मास्टर बैंग आते हैं सामने की तरफ और फिर ली झुकते हुए बोलता है हेलो मास्टर आप इस तरफ आइए। और वो उन्हें ले जा रहा होता है अंदर की तरफ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सामने की तरफ जा रहे होते हैं लेकिन मास्टर बैंग आगे जाके रुक जाते हैं। उसके बाद वो पीछे मुड़ के देखते हैं और मास्टर बैंक शायद की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो जैब की तरफ देखते हैं और जैब सोच रहा होता है क्या ये क्या देख रहे हैं मेरी तरफ। और मास्टर बैंक पूछते हैं ली से क्या वो लड़का भी पार्टिसिपेट कर रहा है क्योंकि उसमें से ब्लड की स्मेल आ रही है। और ये जैब की बात कर रहे होते हैं और ली सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है मास्टर बैंक से नहीं वो नहीं कर रहा। और मास्टर बैंक बोलता है अच्छा क्या ये लड़का कर रहा है फिर। और शायद उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद बॉब बोलता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी क्या क्या रहा है। लेकिन मास्टर बैंक कुछ नहीं कहते, वो मुड़ के अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर मास्टर बैंक बोलते हैं कि मैंने इतना लंबा सफर किया आखिरकार इसका कुछ तो फायदा हुआ। और फिर मास्टर बैंक अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और शायद उन्हें पीछे से देख रहा होता है, उसके पसीने आ रहे होते हैं। उसके बाद वो अपना पसीना पोंछता है और फिर जैब बोलता है कि कितना घमंडी बुड्ढा था। और वो बोलता है हाँ तुमने उसकी आंखें देखी थी, उसकी आंखें कैसी थी। और शायद यही सुन के एकदम गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है चलो ठीक है अंदर चलो। और फिर वो सबके सब अंदर चले जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं रॉयल होटल जापान का। वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा होता है, फिर वो याद करता है मास्टर बैंक को। और मास्टर बैंक भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और ऐसे देखिए एकदम उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो एकदम हाँफ रहा होता है। और उसके बाद वो देखता है कि गेट पे कोई नॉक कर रहा होता है। वो जाके गेट खोलता है तो ये शायद की मॉम होती हैं। और फिर जिन बोलता है शायद की मॉम से अच्छा आप यहाँ पे हैं। और शायद की मॉम बोलती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन जिन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो सामने किसी को देखता है और ये ऑस्कर होता है जो शायद की मॉम के पीछे खड़ा होता है। और फिर ऑस्कर बोलता है जिनसे कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैं आपसे मिला। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो जाके बेड पे बैठ जाता है और वो दोनों अंदर आ रहे होते हैं।
उसके बाद जिन पूछता है मास्टर ये कौन है, और शायद की मॉम बोलती है कि मैंने सोचा कि ये तुम्हारी मदद कर सकता है, और जिन बोलता है मेरी मदद कैसे, और शायद की मॉम बोलते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में जैसा ये दिखता है वैसा ये है नहीं, ये अलग है। और जिन ऑस्कर की तरफ देख रहा होता है और शायद की मॉम भी ऑस्कर की तरफ देख रही होती है, और फिर ऑस्कर याद करता है कि शायद की मॉम मुझसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। ऑस्कर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलती है कि तुम आओगे या फिर मैं शुरू करूँ, और यही देख के ऑस्कर एकदम डर गया होता है। उसके बाद वो एकदम पीछे हटता है और अपने हाथ को एकदम पीछे ले जाकर अपने हिडन वेपन फेंक रहा होता है शायद की मॉम की तरफ, और वो हिडन वेपन शायद की मॉम के बहुत पास में आ गए होते हैं, लेकिन वो अपने वेपन की मदद से उन्हें रोक देती हैं, और वो ऑस्कर की तरफ देख रही होती हैं। ऑस्कर भी नहीं देख रहा होता है। उसके बाद ऑस्कर अपना वेपन एकदम हवा में फेंकता है ऊपर और एकदम नीचे खींच देता है, और इसकी वजह से ऑस्कर का वेपन एकदम नीचे की तरफ आ रहा होता है, और शायद की मॉम उसे देख रही होती हैं। उसके बाद वो एकदम तैयार होती हैं और वेपन के हिट करने से पहले एकदम वो आगे की तरफ चार्ज कर देती हैं, और वो सीधा जा रही होती हैं ऑस्कर की तरफ दौड़ते हुए, और ऑस्कर उन्हें देख रहा होता है और सोच रहा होता है क्या ये कैसे बच गई, और शायद की मॉम एकदम फुल स्पीड से उनकी तरफ आ रही होती है, लेकिन ऑस्कर अपने हाथ को एकदम पीछे की तरफ खींच देता है, जिसकी वजह से उसका वेपन भी एकदम पीछे आ रहा होता है, और वो शायद की मॉम के पीछे होता है, लेकिन शायद की मॉम उसे देख लेती हैं और वो उसकी चेन पकड़ लेती हैं, और फिर वो अपनी शॉट फेंक के मारती हैं ऑस्कर की तरफ। ऑस्कर सोच रहा होता है क्या ये कब किया इनने, और वो शॉट सीधा उसके कंधे में लगती है, जिसकी वजह से वो सीधा पीछे जाके गिरता है, और ऑस्कर उस शॉट को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता है। उसके बाद वो सामने की तरफ देखता है, वो देखता है कि शायद की मॉम वहाँ पे नहीं होती। वो सोच रहा होता है क्या ये कहाँ पे गई, और उसके बाद शायद की मॉम अपनी शॉट को पकड़ती हैं और एकदम उसे फ्लेक्सिबल कर देती हैं, और ऑस्कर सोच रहा होता है क्या ये क्या कर रही हैं, और ऑस्कर एकदम डरते हुए शायद की मॉम की तरफ ही देख रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं हार गया, मैं हार गया, और शायद की मॉम बहुत ज्यादा सीरियस होती हैं। वो ऐसा लग रहा होता है कि उसका गला काट ही देती हैं, और ऑस्कर यही सोच रहा होता है। उसके बाद जिन बोलता है अच्छा तो ये मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा, यानी ये मेरा पार्टनर है, और शायद की मॉम बोलती है हाँ लगता तो ऐसा ही है, और ऑस्कर कुछ नहीं बोल रहा होता, वो साइड में खड़ा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं ओसाका स्टेडियम, जहाँ पे शायद जा रहा होता है सामने की तरफ, और फिर वो गेट खुलता है और वो अंदर की तरफ आ रहा होता है, जिसके अंदर रिनिस्के और रिसन होते हैं, और वो दोनों के दोनों से देख लेते हैं और एकदम झुक के उसे ग्रीट कर रहे होते हैं, और शायद उन्हीं की तरफ आ रहा होता है। उसका रिसन बोलता है कि हम तैयार हैं मिस्टर कैंग, और शायद पूछता है जो कॉम्पिटिटर्स हैं क्या वो भी तैयार हैं, और फिर रीजन बोलता है हाँ वो सभी तैयार हैं और वो आ भी चुके हैं। उसके बाद शायद साइड में देखता है स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे बाकी सब पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लगी होती है, और उस लिस्ट के अंदर होगारिया, ली, स्टीफन, काइल, ऑस्कर, और जो मास्टर बैंक के साथ आया होता है वो कैप्टिवा, मास्टर बैंक और शायद की मॉम सब होते हैं। और शायद अपनी मॉम की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद रिनिस्के बोलता है कि आपको मिला के हमारे पास 10 पार्टिसिपेंट्स हैं और कल ये डिसाइड किया जाएगा कि किसका मैच किसके साथ होगा। उसके बाद रीजन बोलता है कि इस गेम के ऊपर दुनिया भर से सभी लोग अपनी बैट लगाना चाहते हैं, और जो मिनिमम बैट का अमाउंट है वो $100,000 है, लेकिन शायद बोलता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है इन चीजों के बारे में, और यही सुन के रीजन एकदम हिल गया होता है। उसके बाद शायद बोलता है कि तुम लोग वो सारे पैसे रख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ फाइट करने के लिए आया हूँ, और वो एकदम सीरियस होकर बोल रहा होता है। ये इसे सुन के रीसन और इनिस के दोनों चुप हो जाते हैं, और फिर वो उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसका वो स्क्रीन की तरफ देखता है जहाँ पे उसकी मॉम की फोटो होती है, और वो नहीं देख रहा होता है। उसका वो मास्टर बैंक को देखता है, और उन्हें देखने का वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन एक कार आ रही होती है जिसके अंदर अकीरा, ऑस्कर, जिन और शायद की मॉम भी होती है। उसके बाद हमें दिखाता है कि वो स्टेडियम के बाहर आके रुक जाती है, और फिर वो सभी कार से बाहर निकल आते हैं और जिन स्टेडियम की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद वो सब स्टेडियम के अंदर जा रहे होते हैं, और उनके सामने एक गेट होता है जिसमें से बहुत सारी रोशनी आ रही होती है, जिसके अंदर हमें दिखाते हैं ली, सैथ, काइल, स्टीफन और बाकी सभी लोग पहुंच गए होते हैं, और ये चारों के चारों उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमें दिखाते हैं सैथ जो अपनी मॉम की तरफ ही देख रहा होता है। उसके बाद मास्टर बैंक आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि सभी के सभी कमजोर लोग यहीं पे आ गए हैं, और यही सुनने के बाद सैथ और सैथ की मॉम, होगारिया, कैप्टिवा और जिन उन्हीं की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर ली बोलता है सभी लोग ध्यान दें, आप सभी का इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों ने आराम तो कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप आज कर सकते हैं क्योंकि असली मैच कल से शुरू होगा। आज यहाँ पे हम बस एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए आए हैं, और बाकी सब लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं जो गेम है वो क्लोज डोर के पीछे होगा, और इस गेम को खत्म करने के लिए या तो किसी को हारना पड़ेगा या सरेंडर करना पड़ेगा, और आपको फाइट करनी पड़ेगी लास्ट तक जब तक आपका सामने वाला ओपोनेंट लड़ने की हालत में ना हो। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि मैच के दौरान एक्सीडेंट भी हो सकते हैं जिसमें आपकी जान भी जा सकती है। अगर आप लोगों को डर लग रहा है तो आप लोग अभी यहाँ से वापस जा सकते
सकते हैं क्योंकि यहाँ आगे जाके बहुत ज्यादा रिस्क है। और वो उन सबको ही देख रहा होता है। इसका वो बोलता है ओ ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं जाना चाहता यहाँ से। चलो ठीक है, फिर आप लोग अपने अपोनेंट चूज कर सकते हो। और ये सुनने का सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है कि हम ऐसे रैंडम चूज कर ले किसी को भी। उसका ली बोलता है उन सभी से कि हर एक पार्टिसिपेंट्स को $1 लाख मिलेंगे और अगर आप लोग जीत गए तो आपको $1 लाख और एक्स्ट्रा मिलेंगे और जो विनर होगा उसे 10% मिलेगा बैट का जो भी उसके ऊपर लगाई गई है। और यही सुन के हुगारिया बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मैं इजी से स्टार्ट करूंगा, मैं उस लड़के को चूज करता हूँ। और वो अपनी उंगली सैद की तरफ कर रहा होता है। इसे ही देखने के बाद सैद को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे कमजोर समझ रहा है वो। और सैद गुस्से से उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कैप्टिवा जो जाता है और सैद की मॉम के सामने जाके खड़ा हो जाता है और वो बोलता है क्या आप मेरी अपोनेंट बनेंगी। और वो सैद की मॉम की तरफ ही देख रहा होता है और सैद की मॉम भी उसी की तरफ देख रही होती है। और फिर हमें दिखाता है काइल जो ली के सामने जाके खड़ा हो जाता है, वो उससे फाइट करना चाहता था और वो दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे होते हैं। उसके बाद स्टीवन बोलता है ओ ग्रे हेयर वाला चूज कर लिया है किसी ने पहले ही, तो फिर तुम कुछ ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो। और स्टीवन ऑस्कर से अपना अपोनेंट बनने के लिए पूछ रहा होता है लेकिन ऑस्कर उसी की तरफ देख रहा होता है। इसका वो उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। और स्टीवन बोल रहा होता है क्या 1 मिनट क्या हुआ, लेकिन ऑस्कर उसकी एक बात नहीं सुनता और वो वहां से चला जाता है। उसके बाद वो मास्टर बैंक की तरफ जा रहा होता है और वो उनके सामने ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मास्टर बैंक। और मास्टर बैंक बोलते हैं जापानीज मार्शल आर्ट बुरी चॉइस नहीं है। और ऑस्कर उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है कि मेरे साथ नहीं। और मास्टर बैंक सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद ऑस्कर बोलता है कि आप मेरी जगह इससे फाइट करें और वो जिन की तरफ उंगली कर रहा होता है। फिर जिन आगे की तरफ आता है और एकदम सीरियस होकर मास्टर बैंक को देख रहा होता है और मास्टर बैंक भी एकदम हंसते हुए उसे देख रहे होते हैं। और दोस्तों हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। देखने के लिए थैंक यू। और मैं जानता हूँ कि इस बार मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया था क्योंकि मेरे घर में पेंट हो रहा था तो मैं ही मदद कर रहा था उनकी। और वेट करने के लिए सॉरी, मैं अगली बार जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा।